बच्चों, उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई को जरूर आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियाई का वन शॉट, डिटेल्ड वन शॉट। ये केवल वन शॉट नहीं है, डिटेल्ड वन शॉट है। इसके अंदर सारे में आपके कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पूरा चैप्टर झटके में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। बीच बीच में एग्जामिनेशन में जो सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी मैं टिक करा दूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 99% वो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हुए दिखेंगे। तो चलिए तुरंत बिना देर किए हुए बातों को शुरू कर लेते हैं। अगर अरविंद सर का आपको यह हार्डवर्क पसंद आता है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में अरविंद सर के साथ अरविंद एकेडमी चैनल पर। आइए शुरू कर लेते हैं। तो यह है चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। जैसा आप जानते हैं डिटेल्ड वन शॉट की बात मैंने की ही है। सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, डेरिवेशंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सारे फंडे हो जाएंगे आपके क्लियर। कुछ बच्चों का रहता है कि सर मैं जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाए तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐप को, अरविंद एकेडमी ऐप को जब ओपन करेंगे तो स्टोर सेक्शन में चले जाइएगा। यहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा जिसका नाम है क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। इसका मैंने प्राइस लाखों में कर दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा इसको लेना ले। और इसके अंदर जो भी पीडीएफ है वो अनलॉक है। कहने का मतलब है कि आप क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन या मोबाइल फोन में सेव हो जाएगी। उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो वेरी सिंपल, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, क्लास 12 फ्री पीडीएफ में जाकर अपने पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है। यहां पर मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं, जिससे आप जो मेहनत कर रहे हैं वो हाईली प्रोडक्टिव हो, एफिशिएंट हो। ऐसा ना हो कि मेहनत किए जा रहे हैं और कोई रिजल्ट ही ना आए। इसलिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स में डिफिकल्टी लगती है, स्कूल के टीचर जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता और आपको लग रहा है कि फिजिक्स टफ है, तो आप तुरंत मेरे साथ द्रोणा 2 में जुड़ जाइए। द्रोणा 2 जो कोर्स है उसमें मेरी लाइव क्लासेस होती हैं बेटा। केवल यही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद सरल भाषा में रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पूरी किताब के, उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सुपर इजी लैंग्वेज मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, किसी और से नहीं कराया कि जल्दी जल्दी किसी भी तरह करके छोड़ दो ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट भी मिलेगी जो कि फुली सॉल्व होगी। कहने का यह मतलब है और भी कुछ गुड न्यूज आ रही है, जैसे एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी में मैं वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। सब कुछ यहां मिल जाएगा। तो द्रोणा 2.0 एक ऐसा कोर्स है कि आप लेने के बाद अगर इससे आप भरपूर पढ़ाई करते हैं तो आपको 97% लाने से कोई रोक नहीं सकता। और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का रहता है कि हम सर क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहते हैं, तो उनके लिए 12th संपूर्ण है। ये 12th संपूर्ण में क्या, ये वीडियो कोर्स है। 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो मिलेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल वीडियो मिलेंगे जो मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं, और इसके अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है संपूर्ण। तो अगर आप केवल क्वेश्चन फोकस करना चाहते हैं तो 12th संपूर्ण पे आ जाइए, वरना द्रोणा में तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है। और अच्छी बात क्या है कि अभी एक बड़ा ऑफर, बिग ऑफर चल रहा है। अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है, ये काफी है, कोई समस्या नहीं है और शानदार पढ़ाई आप कर पाएंगे। जो बच्चे इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल है उसको लेकर आप नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, यानी पढ़ाई की बात जिसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो जैसा मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया जाए, टोन सेट कर दी जाए कि चैप्टर क्या कहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में जहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भरे रहते हैं। तो देखिए, हमने पहले पढ़ लिया था इसके पहले चैप्टर में एटम्स में कि एटम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका लगभग 99.99% मास और सारा पॉजिटिव चार्ज लिए रहता है, वो उसकी सेंट्रल कोर में होता है, सेंटर में होता है। ये बात हमको पता चल चुकी थी पिछले चैप्टर जो कि एटम्स था। और वो जो न्यूक्लियस होता है उसके पास जो मास होता है, आपको बता रहा हूं, वो पूरे एटम का 99.99% मास होता है, काफी लगभग पूरा ही कह लीजिए। और उसका साइज की बात करें तो अगर आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उसके सामने अपना पेन का टिप खोल देंगे तो इस टिप के बराबर न्यूक्लियस होता है।
पिन हेड कह लीजिए, तो पिन हेड तो आप थोड़ा कम समझते हैं, पिन हेड मतलब जो पिन आती है कागज में लगाने वाली, पिन हेड के बराबर या इस पेन के हेड के बराबर ही इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। तो इतने छोटे न्यूक्लियस में, कमरे के बराबर अगर एटम है, इतना छोटा न्यूक्लियस है, उसी में सारी मास होता है, तो कितनी डेंसिटी ज्यादा होती होगी। अब ये न्यूक्लियस का भी जो इतना छोटा सा है इस पेन के टिप के बराबर, क्या उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एटम का स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन कहां, फलाना कहां, धमाका कहां, इसी बात को जानेंगे इस चैप्टर में। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है और वो आपस में कैसे बंधे रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो आप कह रहे हो सारी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो आपस में रिपल करते हैं ना, भाग जाने चाहिए। तो कोई ऐसा फोर्स जरूर है, जो आप समझ गए हैं, न्यूक्लियर फोर्स, जो उसको बंधने पर या साथ रहने पे मजबूर करता है। ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आएंगी कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या है और वो न्यूक्लॉन्स या वो पॉजिटिव चार्जेस कैसे आपस में मैदान में टिके हुए इतनी छोटी सी जगह में। आइए अब एक कदम आगे बढ़ा के समझने की कोशिश करते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्राइमरली क्या चीजें होती हैं। अब तो बहुत साइंस आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से या नीट जेई तक की बात के लिए जो प्रमुख बातें हैं वो हम समझेंगे। तो यहां पर आपको दिखता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो मेजर चीजें होती हैं। अब द प्रोटॉन आपको प्रोवाइड करता है सारा पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को, और दोनों मिलकर प्रोवाइड करते हैं बेटा मास, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास कह सकते हैं। जो प्रोटॉन है उसकी बात की जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, बस पॉजिटिव इन नेचर। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इसका चार्ज हो जाता है प्रोटॉन का, पॉजिटिव इन नेचर। और इसका जो मास होता है वो भी ये लिखा है, जो कि इलेक्ट्रॉनों से 1836 गुना ज्यादा हैवियर होता है या भारी होता है। तो इसी वजह से चार्ज का जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉनों से होता है, क्योंकि वो हल्का होता है और आसानी से तोड़ा जा सकता है, और इसका मास ज्यादा है, तो 1836 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, और इसका जो मास होता है वो स्लाइटली मोर होता है प्रोटॉन से। देखिए यहां 1.6 है और यहां पर 1.6749 है, इतना ही फर्क है। तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा है। चलिए ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं न्यूक्लॉन्स। तो न्यूक्लॉन्स किसे बोलते हैं? देखिए क्या होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनका मास लगभग बराबर है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो आगे हम बात करेंगे, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भेदभाव नहीं करता, दोनों पे सेम फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। इस वजह से इन दोनों को कंबाइंड रूप या कंबाइंड नाम दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लॉन्स। तो जब हम न्यूक्लॉन्स बोलेंगे तो दोनों को मिलाकर या शामिल करके एक कॉमन नेम दे दिया है हम लोगों ने। तो यहां पर जैसे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लॉन्स। तो आप समझ गए, जब हम बोलेंगे कि इसके अंदर 10 न्यूक्लॉन्स हैं, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलाकर 10 है। इतनी सिंपल सी बात है। मैंने लिख दिया जैसे नोट्स में भी काम आ जाए आपके कि भाई लिखना कैसे है, और समझाऊंगा तो मैं मजेदार अंदाज में, एकदम सरल भाषा में। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात कर ही रहे थे। तो भाई न्यूक्लॉन्स क्या हो गया? न्यूक्लॉन्स हो गए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलाकर जो होता है उसे बोलेंगे न्यूक्लॉन्स। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर Z। तो यहां देखिए शार्प तरीके से मैंने टू द पॉइंट लिखा है, जैसे आपको 3 लाइन पढ़नी ना पड़े। तो जो एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जितने, उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या 5 है तो उसका एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी उस न्यूक्लियस के अंदर अगर 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है तो आपका मास नंबर हो जाएगा 7। आप कह सकते हैं, ये अभी आप देखेंगे मास नंबर को, कितने न्यूक्लॉन्स हैं, इसी को मास नंबर से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लॉन्स को भी तो आप वही बोले हुए हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड नाम। तो यहां पर अगर दोनों मिला के 7 है तो मास नंबर भी 7 है और नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स भी 7 है। अच्छा, अगली बात न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास क्या होता है?
टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है, उनका टोटल मास निकाल लिया जाए तो उसको आप बोलोगे न्यूक्लियर मास। ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बात बात में हर स्टेप पर ये मौजूद रहेगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे तो करेंगे कैसे। तो इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। और भी बातें मैं बताऊंगा, मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है, आसानी से दिमाग में आ जाएगी। चलिए एक कदम आगे कुछ आइसोटोप्स आइसोमर्स जैसी चर्चाएं हैं उसको भी अंजाम दे देते हैं। तो आपको अंदाजा होगा, केमिस्ट्री में तो बहुत धुआंधार पढ़े होंगे, ऐसी ही उम्मीद कर रहा हूं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसीलिए उम्मीद करनी पड़ती है। खैर पढ़े होंगे। आइसोटोप्स की बात की जाए तो देखिए आइसोटोप्स का क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और उसका जो मास नंबर होता है वो डिफर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में लिखना पड़ता है, जैसे प्रोटियम और यहां ड्यूट्रियम या ट्राइट्रियम की बात कर रहे हैं। यहां देखिए ए डिफरेंट है, ये 1 और 2 है, लेकिन Z सेम है 1 1। ये नीचे जो लिखा जाता है, जैसे आपको ये पता होगा उम्मीद करते हैं, यहां जो लिखा जाता है दिस इज द Z, जिसे आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, एटॉमिक नंबर। और यहां पे मान लीजिए 2 लिख दिया तो इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे मास नंबर, मास नंबर, ये आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। कई लोग इधर भी लिख देते हैं, तो उससे भी ऐसे भी लिख देंगे तो घबरा नहीं जाना है कि अरे ये का कांड हो गया है। ये वही चीज है, लिखने के तरीके हैं राइटरों के। खैर, तो आप समझ पाए होंगे कि आइसोटोप्स का मामला क्या है, जहां पर ए डिफरेंट है मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। और एग्जाम्पल ये प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम ये पूछा जाता है एग्जाम्पल के साथ, तो आप एग्जाम्पल भी दिमाग में रखिए। अगली बात होती है आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स में क्या होता है, ए सेम होता है, मास नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1H3 एंड 2He3, ऊपर 3 3 सेम है और 3 होता है देखिए मास नंबर। तो दोनों का मास नंबर बेटा हो गया सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो इसे क्या बोलोगे, आइसोबार्स। पकड़े रहिएगा, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, लिखने को आ जाए तो लिखना तो पड़ ही जाएगा। अच्छा, अगली बात करते हैं हम लोग, जिसे आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइसोटोन उनको बोलते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, A-Z, क्योंकि Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन और A है मास नंबर, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बोला गया है। तो A में से Z घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो 17Cl37 क्लोरीन की बात कर रहे हैं और पोटेशियम 19K39, इन दोनों में ये 37 में 17 घटा दो, 39 में 19 घटा दो, 20 आएगा। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो इसे बोलेंगे आइसोटोन्स। अब अगली बात करते हैं आइसोमर्स की। तो आइसोमर्स में क्या होता है, ए और जेड दोनों सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम होता है, लेकिन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में होते हैं ये। इस वजह से ये आइसोमर्स अलग अलग, आप काफी कॉम्प्लेक्स टाइप के भी आइसोमर्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वो हो जाते हैं। तो वो वहां से एग्जांपल लिख सकते हैं। यहां पर केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही, इसलिए झंझट नहीं फैलाई गई है। तो आप समझ पाए होंगे कि आइसोमर्स में क्या है, ए और जेड दोनों सेम है, लेकिन एनर्जी स्टेट्स दोनों का अलग है, इसलिए आइसोमर्स इनको कहा जा रहा है। चलिए अब ये थोड़ा रिवीजन टाइप, जैसे दिमाग में ठुस जाए। भाई दिमाग में आना भी जरूरी ना, पढ़ा के निकल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो चर्चा की, आइसोटोप्स का मतलब था Z सेम A डिफरेंट। आइसोबार्स किसको बोला जाए, मास नंबर यानी A सेम, एटॉमिक नंबर Z यानी डिफरेंट। आइसोमर्स में क्या था, A और Z दोनों सेम था, लेकिन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या स्टेट्स में होते हैं एटम्स। और आइसोटोन्स क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, n बराबर A-Z। और किसे आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर बोलते हैं, ये भी लिख दिया कि कंफ्यूज ना हो। एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो संख्या प्राप्त कर रहे हो उसकी वैल्यू। तो ये कहानी यहां पे खत्म होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, एटॉमिक मासेस। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आपको कितना मजे से समझ में आएगा। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, AMU, जिसे शॉर्ट में U से भी दिखाते हो, ये मास की यूनिट है। तो आखिर SI सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम थी, तो हमको ये AMU क्यों लाना पड़ गया। और AMU में क्यों बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास फलाना AMU और प्रोटॉन का मास धमाका AMU, इसलिए करते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनका मास होता है बहुत ज्यादा कम। तो देखिए कितना भारी भरकम, जैसे कि यहां पर लिखा नहीं, ये कार्बन 12 एटम की बात लिखी है, तो वही पकड़ लो। कार्बन 12 एटम का देखिए मास जो है
किलोग्राम में कितना खतरनाक है, मतलब 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ये हाईली इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है, इसको लिखना और संभालना मुश्किल काम है। इसलिए नई यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी गई यहां पर एएमयू के फॉर्म में, जिसको लिखना और समझना और बताना आसान हो गया। क्योंकि फिजिक्स या कोई भी साइंस यही कोशिश करती है कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं उसको आसान रखा जाए, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही काफी कुछ मामला रहता है। अब उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर देंगे तो एक दूसरे को समझा ही नहीं पाएंगे। एक साइंटिस्ट समझ के गए न्यूटन साहब, और जब वो भगवान को प्यारे हो गए तो आगे वाला साइंटिस्ट है वो झेल ही नहीं पा रहा है कि पता नहीं क्या बोल के गए हैं। इसलिए चीजों को सरल रखी जाती हैं बातें। खैर, तो आप समझ पाए कि किलोग्राम में एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर आप लिखेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स भारी भरकम फिगर आती है, जो कि इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है। इसलिए एएमयू को इंट्रोड्यूस कर दिया, और एएमयू को जब इंट्रोड्यूस किया तो बताया डेफिनेशन के तौर पे कि एएमयू कितने के बराबर होता है। तो कार्बन 12 जो एटम होता है उसके 1/12 मास को हम बोलते हैं 1 AMU। यहां आगे मैंने लिखा भी है, या आप कह सकते हैं कि कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर 1 एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइंड होगी? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम कितना हो गया? वे 1 AMU बराबर 1.660565 इंटू 10⁻27। ये कहां से फिगर आई है ये भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, 1U का मतलब है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और 12 से डिवाइड कर दें 1 AMU, तो इसी को बोल रहे हैं। तो इसको 12 से इस वाले मास को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, इतने किलोग्राम को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसको जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट को 1U भी लिखते हैं और 1 AMU भी लिखते हैं। आपको जो पसंद है लिख लीजिए। ये थोड़ा शॉर्ट है, 3 अल्फाबेट है, एक ही है, इसलिए ये अधिकतर लोग लिखते हुए आपको मिलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। एटॉमिक मास यूनिट की कहानी क्यों आई? क्योंकि पहले के किलोग्राम की कहानी असुविधाजनक थी, और कितना क्या होता है ये भी मैंने बताया, जैसे बात पकड़ने में आपको आसानी हो। अगली स्लाइड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं, और वो आपके बड़े काम की है। देखिए, एटॉमिक मास यूनिट तो होता है यूनिट ऑफ मास बेटा। 1 AMU की वैल्यू कितने किलोग्राम के बराबर होती है लिख दी गई है। अब क्या होता है, जो सब एटॉमिक एटम के लेवल की बात की जाती है, वहां एनर्जी को भी जूल में रिप्रेजेंट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। इसी वजह से तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो एनर्जी की यूनिट है, और आपने पढ़ रखा है चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर में ही आ गया था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम लोग जो एटॉमिक लेवल पर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन वगैरह चैप्टर 11 में पढ़ा था ना, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा था। तो ये 1 MeV यहां बड़ी चर्चा होगी। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आप नाम रखना चाहें रख लीजिए, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से घट के -13 जूल हो जाएगी। अब ये जो यूनिट है ये एनर्जी की है, ये मास की है, लेकिन इनके बीच का भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि आइंस्टाइन साहब बता गए हैं E = mc² होता है। तो रिलेशन बिटवीन AMU एंड MEV, क्योंकि आइंस्टाइन की जब थ्योरी आई थी तो उन्होंने कहा था भाई एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास की यूनिट तो यहां से मिल गई और एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गई। तो आप मोटे तौर पे बात करें तो 1 AMU बराबर 931 MeV होता है। हम लोग इसी सेशन में, इसी क्लास में, इसी वीडियो में देखेंगे कि प्रिसाइसली 931.5 MeV की बराबर होता है। तो कई जगह आप 931 यूज कर लेते हैं, इंच क्योंकि होल नंबर है, आसानी से हो जाता है। कहीं पर्टिकुलर नहीं लिखा है तो 931.5 से भी कर सकते हैं MeV से। तो इसको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 MeV या 931.5 MeV, ठीक है। अब एटॉमिक मासेस की ही हम लोग बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आजकल घुमा के पूछ ली जाती हैं। क्या हुआ कि जब एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया तो अधिकतर जो एलिमेंट थे उनका जो मास हुआ वो हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलने लगा। मान लीजिए कोई एटम हमने निकाला, उसका मास आ गया हाइड्रोजन का, मान लीजिए 1 AMU है, तो उसका आ गया 8 AMU या उसके काफी करीब आ गया, है ना। 8 की जगह 7.99 आ गया, 7.9 आ गया। बात समझ में आए? ऐसे सभी एलिमेंटों का मामला मिलने लगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन मास।
लेकिन कुछ जगह दिक्कत क्या हुई, कुछ इसके एक्सेप्शंस आए, जिसे बोल रहे हैं, बड़ी सुंदर वर्ड लिखा है, स्ट्राइकिंग एक्सेप्शंस, अपवाद कुछ। जैसे जब आपने क्लोरीन का वेट लिया, इसको वेट लेने का, एटॉमिक मास लेने का, वेट लेने का, ये जो मास लिया है क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास, इसको कैसे स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे नापते हैं। तो उसकी वैल्यू आ गई 35.46। अब ये तो हाइड्रोजन का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है कि जितना एमयू होता है हाइड्रोजन का उतना नहीं है। अब यहां पर यह बात देखिए लिखी है कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उससे रियल मास निकाला जाता है। तो यहां पर यह सोचा गया कि इसका मतलब है कि ऐसा होने की संभावना है कि इसके आपको आइसोटोप्स एटमॉस्फेयर में मिले। भाई एक ही क्लोरीन का एटम ना हो, एक की जगह 2 हो या 3 हो, ऐसा सोचा गया। जहां जिनके जैसे आइसोटोप्स की हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मिल जाए विच एग्जिबिट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे को आइसोटोप्स बोलते हैं, सीखा है। तो यहां से ये क्लू मिला, क्योंकि सारे अधिकतर लोग तो फॉलो कर रहे थे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन भाई साहब ये क्लोरीन और भी कई स्ट्राइकिंग एक्सेप्शंस मिले जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन के मास के बराबर नहीं था। तो ये सोचा गया कि इकलौता एटम नहीं है, कोई और भी मौजूद है, जिसकी वजह से मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम निकाल रहे हैं इसका मास, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं आ रहा है और वो आइसोटोप्स हो सकते हैं। अब अगली चर्चा में आपको बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आइसोटोप्स के समय जब कोई केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उस समय हम कैसे एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्लोरीन का एग्जांपल लेके एनसीईआरटी में दिया, उसी को मैंने फ्लो चार्ट फॉर्म में समझाया है, जैसे आप सुंदर तरीके से समझ जाएं। आइए देखते हैं तो ये क्या करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास एलिमेंट्स विद आइसोटोप्स। ठीक, अब जैसे क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, तो क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप आपको मिलते हैं जो ये आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, जैसे समझने में आसानी हो। एक का एटॉमिक मास है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाले हैं, करीब करीब 35 पहुंच रहा है, देखिए इंटीग्रल मल्टीपल 34.98 है ना, और ये भी करीब करीब इंटीग्रल है 37 के आसपास 36.98। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाले हैं मास, वो इतना और इतना मिला है। अब ये देखिए तो ये नियरली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नियरली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि इसका रिलेटिव एबंडेंस देखा गया, कितना ये उपलब्ध है किस क्वांटिटी में। ये 2 आइटम है तो कोई ज्यादा है कोई कम, बराबर बराबर उपलब्ध नहीं है। तो ये हमने देखा कि जो आइसोटोप 34.98 एटॉमिक मास यूनिट वाला था, उसकी प्रचुरता, उसकी उपलब्धता 75.4% है और इसकी 24.6% है, यानी दोनों सेम क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है, ये ज्यादा है वो कम है। अब क्लोरीन का मास कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए करते क्या है, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम लेते हैं जो कि वेटेड एवरेज ऑफ मासेस होता है ऑफ द 2 आइसोटोप्स। कैसे निकाला जाता है बेटा, ये जो मास है इसको देखिए यहां रखा है और जितना है उसको यहां रखा है, ये देखिए ऐसे एरो बना दीजिए। तो वेटेड एवरेज निकालना आप भूल जाते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज को भी पकड़े रहिए, फिजिक्स में काफी जगह इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी होता होगा। तो ये वेटेड एवरेज, ये मास हो गया, वेटेड एवरेज ऑफ मास 34.9 मास था और जितना उपलब्ध है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसकी कहानी में जितना मास है और जितना उपलब्ध है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए अपॉन, क्योंकि दोनों को परसेंटेज मिला के 100 था, 100 से डिवाइड कर दिया आपने। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 35.47 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी, जो कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम है। और यही चीज हमारी निकली थी। तो ये आपको जो स्लाइड है, जो मैंने पिक्टोरियल या फ्लो चार्ट कह सकते हैं, जो भी बोलना चाहें, माइंड मैप कह दी, जो भी कहना चाहें, उस तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि आइसोटोप्स के केस में कैसे निकालोगे एवरेज मास। और ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो ये आपको प्रोसेस मेथड इस्तेमाल करना है। बहुत ही सरल होता है, लेकिन एक बार सामने पड़ जाए तो थोड़ा कन्वीनियंट या आपको समझने में आसानी मिल जाती है। खैर, ये मामला आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं एक कदम और। तो आप कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस फाइनली क्या रहा एक बार नजर मार लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो Z हो गया एटॉमिक नंबर, जिसे बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के कितने नंबर हैं उसको हम n से दिखाते हैं और इसे आप a - z से बताते आए हो।
ये क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, n बराबर a माइनस जेड। और मास नंबर की बात की जाए तो z प्लस n, यानी इधर ले जाओ तो z प्लस n हो जाएगा ये बराबर। तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। और एक जो टर्म न्यूक्लॉन यूज किया जाता है वो दोनों टुगेदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कॉमन नेम दे गया है न्यूक्लॉन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब ये एक दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक टॉपिक है, जैसे मैंने बोला था वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताता चलूंगा। जैसे पूरा वीडियो आप देखिए तो आपको इंपॉर्टेंट भी टॉपिक्स पता चल जाए। इस पे सवाल आएगा चाहे वो एक ही नंबर में आए। अब यहां पर क्या बोला गया कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जो एक्सपेरिमेंट किए गए वहां से ये देखा गया कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, और वॉल्यूम हम लेते हैं स्फेरिकल इन नेचर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखिए एक गोला है, यानी कि बेसिकली न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ले लोगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो वॉल्यूम होता है इसके मास नंबर, ये मास नंबर इसका a है, इसके प्रोपोर्शनल है। अब यहां r की प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तो r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3 हो जाएगा। भाई आप यहां घबरा मत जाना, कहीं पर ऐसे लिखा हो, कई लोग मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही पैदल हो जाते हैं तो घबराहट होती है उनको, ये कुछ दिक्कत नहीं है। इसको यहां 3/4 पाई लिख दो, और क्या लिखा था a, तो ये भी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी में लगाओ चाहे ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो फिक्स नंबर है ना, वो प्रोपोर्शनलिटी में कहां अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो अब r की बात करोगे तो a की पावर 1/3 आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। इसलिए ये मैंने इसलिए बताया कि कई बच्चों को लगे कि ये 4/3 पाई कहां गया। कांस्टेंट का कोई यहीं पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो फिक्स नंबर है, इसको बढ़ाने घटाने पे इसमें कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। खैर आप समझ गए होंगे, r इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं r नॉट के नाम से। r नॉट, r तो यहां रेडियस है, आर नॉट एक कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वो रेडियस का उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये फॉर्मूला आपके बड़े काम का, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक नंबर का सवाल बड़े प्यार से बन जाता भी, मैं करवा के भी आपको दिखा दूंगा। आर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम पहचान पाए, यहां कहीं लिखी होगी ये आर, दिस इज आर, सेंटर ओ कह दिया। और दूसरा आर नॉट क्या है, कांस्टेंट है, आर नॉट का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसको घोंट लेना, ये आर नॉट से भावना ना उत्पन्न हो कि इनिशियल रेडियस नहीं, ये कांस्टेंट है बस, ना कोई इसका रिलेशन का मतलब कोई रेडियस से जान पहचान है लेकिन लेना देना नहीं है। खैर इस पे बेस सवाल देखिए कितने सरल आते हैं, जो आपको निश्चित तौर पे मुस्कुरा के कर लेने चाहिए। यह लिखा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, कॉपर लिए हुए हैं, तो हमें ये फॉर्मूला पता था, 29 एटॉमिक नंबर है और 64 मास नंबर है। अभी ये तो ए हमारा मास नंबर होता है ना, तो यहां पर हमने क्या किया, आर नॉट की वैल्यू घोंट रखी है, याद कर लीजिए आप भी, 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ए की वैल्यू 64 दे रखी है ना, ए 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है शायद, 4 चौके 16 चौके 64। तो यहां पर वैल्यू हो गई 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और 64 का क्यूब रूट 4। अब गुणा भाग करना तो आपका दिमाग वैसे ही बहुत तेज है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया और ये आपका आंसर खड़ा हो गया। देखिए कितना सरल सवाल, अगर ये सवाल आए कोई बच्चा ना कर पाए तो उसको अपने बाल नोच लेने चाहिए कि मैं फिजिक्स पढ़ क्यों रही हूं या पढ़ क्यों रहा हूं, है ना। मतलब अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, आगे चलते हैं ना, बात समझ में आ गई। दिस इज वेरी प्यारा फॉर्मूला एंड छोटू फॉर्मूला जो आपके काम आएगा। एक नंबर का सवाल चाहे एमसीक्यू में ही टपक जाए, आता रहेगा और आपसे मिलता रहेगा। एक सवाल और करते हैं जो 2 नंबर में दे दिया जाता है कहीं कभी, लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, कॉपर एल्युमिनियम लिखा हुआ है विद प्रॉपर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के साथ। इनका बोल रहा है रेशियो बताओ न्यूक्लियर मासेस का, है जी, न्यूक्लियर रेडियस का, सॉरी आर का, है ना। तो यहां पर लिखा है R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, फॉर्मूला हमको पता ही है। अब इसका हम रेडियस का रेशियो ले रहे हैं सवाल के अनुसार, R कॉपर अपॉन R एल्युमिनियम, बड़ी अच्छी बात है। यहां पर वैल्यू लिख दी R नॉट और A की जगह A कॉपर 1/3, R नॉट A एल्युमिनियम का 1/3, R नॉट तो कट गया, तो ये वैल्यू बनी A कॉपर अपॉन A एल्युमिनियम का पावर 1/3।
अब यहाँ पर ये मास नंबर कॉपर का कितना है 64, ये टिप दिया, और एल्युमिनियम कितना है 27, इधर चमकता दिखता नहीं अपने को, तो ये इसलिए मुश्किल होती है, ऐसे करना पड़ता है 64/27 और इसका क्यूब रूट ले लो, 64 का मिल जाएगा 4, 27 का क्यूब रूट मिल जाएगा 3, तो ये हो गया 4/3, और 4/3 को चाहो तो फर्दर पॉइंट में लिख दो, वरना ऐसे ही छोड़ दो, रेशियो मिल चुका है 4:3। तो ये आपका रेशियो आर कॉपर अपॉन आर एल्युमिनियम का रेडियस का रेशियो है। तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे, बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन भाई थोड़ा पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ही नहीं, कैसे कर पाओगे जब पता ही नहीं रहेगा क्या होता है। चलते एक कदम और आगे, ये तो भाई साहब महा इंपॉर्टेंट टॉपिक में जितना वी लिखूंगा उतना कम पड़ जाएगा, ये तो आप मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे इसको इंपॉर्टेंट बताने के लिए। इसको एकदम क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, अक्सर क्या पूछा जाता है अभी मैं बताता हूं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर डेंसिटी। जैसा आप देखते हैं कि एक न्यूक्लियस की डेंसिटी को बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी, और डेंसिटी को जो बोलते हो मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हो। तो ये मास, न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी का मतलब है। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं, ये डेराइव करते हैं, अभी हम डेराइव करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये न्यूक्लियर रो को दिखा रहे हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी का सिंबल, रो के नीचे NU मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, रो ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और यहां पर जिसका वैल्यू निकलता है 3m/4πr0 क्यूब होता है। m क्या है, एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लॉन, न्यूक्लॉन कंबाइंड नाम था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो उसका जो एवरेज मास आता है वो m है, जो कि फिक्स नंबर है, भाई एवरेज जो भी मास आएगा। 3/4π फिक्स नंबर है, r0 भी हम देख चुके हैं फिक्स नंबर है। तो ये जो डेंसिटी है न्यूक्लियर डेंसिटी वो भी कांस्टेंट है, ये भी फिक्स नंबर है। तो ये मोरलेस क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है, यानी कि अलग अलग एटम्स के लिए भी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो आपसे ये पूछते हैं कि ये प्रूफ कीजिए कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो साइज ऑफ द रेडियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड मास नंबर से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आर वाला टर्म नहीं है। छोटा न्यूक्लियस है, छोटा है या बड़ा है कोई फर्क नहीं डाल रहा है, उसके अंदर ए मास नंबर कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उससे भी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं है। साइज कम ज्यादा हो सकता है लेकिन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं है। यही बात प्रूफ करने को बोलते हैं, जो अगली स्लाइड में आपको समझाई है। तो मैं ये समझा रहा था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यही बात इंपॉर्टेंट है कि ये जिसकी न्यूक्लियर डेंसिटी है ये सभी के लिए कांस्टेंट होती है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर ये डिपेंड नहीं करती, या आप कह दीजिए इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर और रेडियस या साइज से। यही बात लिखिए, नोट ये मैंने समझा दिया, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, यही लिख के आता है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब रेडियस। तो इससे रेडियस और ए से इंडिपेंडेंट है, प्रूफ कीजिए, शो कीजिए, डेराइव कीजिए, या कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप करेंगे डेरिवेशन, यानी ये फॉर्मूला निकालेंगे और दिखाएंगे, देखो इसके अंदर ना ए है ना रेडियस आर है, r0 तो कांस्टेंट होता है, रेडियस थोड़ा है। आइए देख लेते हैं। तो ये अगली बात आ गई डेरिवेशन, ये महा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप टॉप 5 डेरिवेशंस की बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का, तो उनमें से एक है, पूछा जाने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहां पर एक न्यूक्लियस पकड़ा है जिसकी रेडियस ले लीजिए r है और इसका मास नंबर a है। r आपको बता रहा है इसका साइज क्या है, छोटा है बड़ा है, और मास नंबर बता रहा है इसके अंदर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी लिख दी है, a मतलब एवरेज मास नंबर, सॉरी, R है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और M क्या है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लॉन। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग एक जैसा होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है आपका न्यूट्रॉन का, तो उसका एवरेज मास हमने पकड़ लिया स्मॉल m। अब इस बात से अगर हम चलें तो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम मास ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, तो भाई एक न्यूक्लॉन का मास है m और मास नंबर a है, तो मास नंबर का मतलब होता है कितने न्यूक्लॉन है। तो एक न्यूक्लॉन के मास को कितने न्यूक्लॉन्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ जाएगा मास, दैट इज m इंटू a। तो m इंटू a क्या आया, न्यूक्लियस का मास। कितना सरल है ये। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या धरा हुआ है, वॉल्यूम तो वो आप स्फीयर ही लेके चलते हैं, 4/3 r³, ये लिख दिया 4/3 r³। R क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें एक फॉर्मूला पता था R का, पहले वाला R इक्वल टू R0
इंटू ए की पावर 1/3, उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे इस फॉर्मूले का, R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। इस R की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3 हमने पुट कर दिया। ये जो क्यूब है इसको खा जाएगा और आर नॉट की जगह आएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ये क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, और ये आर नॉट रेडियस नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है, और ए है मास नंबर। कुछ नहीं करना है, न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम कर दीजिए। ये न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर मास कितना आया? ma आया, और इसका वॉल्यूम कितना आया न्यूक्लियस का? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए आया। अब ये ए और ए तो भाई साहब निपट गए। अब ये वैल्यू क्या हो गई यहां पर? ये अच्छा ऑलरेडी मैंने बना रखा था, तो रो न्यूक्लियस कितना हो गया? 3m। ये देखिए ये 3 ऊपर चला गया, और 4 पाई आर नॉट क्यूब, 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि इसके टर्म के अंदर मैंने जैसा पहले भी समझाया था कि सब कुछ कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, m है एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन जो कि कांस्टेंट है, आर नॉट भी कांस्टेंट है। पूरा एक्सप्रेशन ही कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। और ये क्या है? ना इसके अंदर R है ना इसके अंदर A है। रेडियस कम ज्यादा हो तो भी न्यूक्लियर डेंसिटी को क्या फर्क पड़ता है? मास नंबर कम ज्यादा हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? तो बेसिकली न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम R एंड A। ये हेंस प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपको मैंने बताया ही है कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है मेथड इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, 1 मिनट वो देख लेंगे तो कमेंट करके पूछना नहीं पड़ेगा कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही। तो वो आपको मैं बताता हूं, लेकिन आप सुनना थोड़ा कम पसंद करते हैं, रह जाती है बात। तो आप वीडियो के शुरू में 1 मिनट खर्चा कर लीजिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो सुन लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सब कुछ दे रहे हैं, बशर्ते आप जान पाएं कैसे लेना है आपको, ये भी तो मसला है। खैर, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने वो भी एनिमेशन भी लगा दिया कि आप इसकी गहराई ऊंचाई को समझ सकें। अच्छा, अब ये यहां पे देखिए एक सवाल एनसीईआरटी का है, कितना सरल है क्योंकि लॉजिक और कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। लिखा है गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 एटॉमिक मास यूनिट, यानी यू से रिप्रेजेंट किया है। साथ में उसका मास नंबर भी दे रखा है जो कि 56 है, 56। न्यूक्लियर डेंसिटी बताओ। अब न्यूक्लियर डेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यहां पे देखिए मैंने बड़ी ध्यान से ये प्रेजेंटेशंस बनाए हैं। 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये जो m होता है ना, ये मास ऑफ 1 न्यूक्लियन है, और ये जो दे रखा है क्या है? पूरे न्यूक्लियस का मास दे रखा है। हमको तो एक न्यूक्लियन का मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस को डिवाइड कर देंगे मास नंबर से। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो टोटल न्यूक्लियस के मास को आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, जिसे आप मास नंबर बोल रहे हैं, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी आनी होगी। अब डेंसिटी में फॉर्मूले में टिप दो सब, तो 3 लिखा और इस m की जगह इतनी वैल्यू, जैसे आप समझ पाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये लिख दिया। और नीचे 4 पाई आर नॉट क्यूब, तो सारे कांस्टेंट है, 4 पाई की जगह 3.14, आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 का क्यूब। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि भाई साहब ये डेंसिटी का यूनिट है। इस तरीके से सवाल निकाल सकते हैं। ये सब सवाल आपके आते जाते रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना इजी भाषा में मैं इतनी मेहनत कर लेता हूं, हार्डवर्क कर लेता हूं, समझ लेता हूं कि आपको मैं एकदम मक्खन की तरह पढ़ा पाऊं, एक एक चीज पे फोकस करके। वरना इतना इजी लैंग्वेज में बोल नहीं पाऊंगा। बोलूंगा तो तभी जब मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा और सोचूंगा बच्चे को कैसे समझ में आएगा, वही काम करते हैं। खैर चलिए, ये बात आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम आगे बढ़ते हैं, नया मामला आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स। देखिए न्यूक्लियर फोर्स का मामला क्या है, ये तो आप समझ ही गए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैं, ठूसे हैं, और दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं क्योंकि प्लस प्लस रिपल्शन देता है। फिर भी उनकी मजबूरी है कि इतने छोटे सी जगह में रह रहे हैं, तो कोई तो फोर्स होगा जिसने मजबूर किया होगा इन प्रोटॉनों को साथ रहने के लिए, जो कि किसी भी हालत में एक दूसरे का चेहरा दिखना पसंद नहीं करते। वही जो डोमिनेंट फोर्स होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो भारी पड़ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे।
या कोलंबियन फोर्स पे, इसलिए इनको मजबूर कर देता है कि आपको साथ रहना पड़ेगा। अब इस न्यूक्लियर फोर्स की तो वजह हो गई कि कहानी क्या है। इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पढ़नी और ध्यान रखनी है। आइए फटाफट वो समझेंगे हम। तो ये एवरेज सेपरेशन जो दो न्यूक्लॉन्स के बीच होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच का सेपरेशन यानी डिस्टेंस एवरेज कितना आता है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये जो ग्राफ बना है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी MeV में कितनी है उस न्यूक्लियस की, और साथ में यहां दिखाया गया है सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कितना एवरेज डिस्टेंस आप लेके चल रहे हो। तो डिस्टेंस घटाने बढ़ाने से यहां पर आपकी PE कम ज्यादा होती है। चलिए यहां भी बता देते हैं जैसे आपको कन्वीनियंस हो जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा जब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है तो वो दिखाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पढ़ चुके हैं, भूल गए होंगे कोलंबियन फोर्स में। अब जब पोटेंशियल सेकंड चैप्टर में जहां पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आया था, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है वह रिपल्शन होता है। तो ये देखिए पॉजिटिव एनर्जी है तो ये रिपल्शन है, ये इसलिए लिखा है, और ये जीरो यहां है इससे नीचे है तो ये निगेटिव एनर्जी है जो अट्रैक्शन को दिखा रही है। और अगर बहुत ज्यादा निगेटिव मिले, मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है सबसे तगड़ा अट्रैक्शन दिखा रही है। जितना निगेटिव चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस एनर्जी और बीच के सेपरेशन के ग्राफ से हम ये बताने की चेष्टा करेंगे कि इन दोनों न्यूक्लॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर फोर्स कैसा बिहेव कर रहा है। अभी हम समझाएंगे आपको, लेकिन इसका डायग्राम या इसको ग्राफ बोलें या जो भी नाम दें, आप समझ गए। इधर दिखाया पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लॉन्स, इधर दिखाया है दो न्यूक्लॉन्स के बीच का सेपरेशन। उम्मीद है बात पकड़ में आई है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटॉनों को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को या न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। न्यूक्लियर फोर्स अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के दौरान, फिर भी मैं बता देता हूं पहले ही कि न्यूक्लियर फोर्स लगने के लिए वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई भेदभाव नहीं करता। ऐसा ना समझिएगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन में ही न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, फिर भी फोर्स वही लगेगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूट्रल हैं, उन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स लगाते वक्त चार्ज एटम न्यूक्लियस के पार्टिकल्स पर है कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं होता। खैर इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज है, 5-7, एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊंगा। यहां रीड आउट करके कोई मतलब नहीं है, तो मैंने एक एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग स्लाइड डेडिकेट कर दी है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहली बात आती है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं उसको किसी भी पे मान के चले पैरामीटर पे कि 1 है, तो वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा 10⁻36 होती है। और ये बिग डैडी न्यूक्लियर फोर्स आ जाते हैं जिनकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 10⁻18। अगर इन तीनों का रेशियो निकालोगे तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमको अब तक मिला है, जिसको रेशियो के फॉर्म में लिखा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है या अच्छी भाषा में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन इंटरैक्टिव फोर्स जो फोर्स होता है वो काफी न्यूक्लियर फोर्स होता है। दूसरी बात शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। अब यहां पर ये जो ऑपरेट होते हैं ना केवल 2 से 3 फर्मी मीटर में ऑपरेट होते हैं, यहां ग्राफ से भी दिखता है, और इसका विश्लेषण भी हमने अगली स्लाइड में किया है। फिर भी शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब बता देते हैं आपको। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब होता है कि मान लीजिए एक न्यूक्लॉन ये है, एक न्यूक्लॉन ये, न्यूक्लॉन का मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कोई हो, ये मान लीजिए यहां पर इनका एकदम बढ़िया न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर इसको पास लाते हैं तो आप देखेंगे ये रिपल होने लगते हैं, मतलब इनका अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्शन में बदलने लगता है। और इसको अगर दूर ले जाते हैं तो भी अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। यानी एक रेंज है जिसके बीच में ही इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, रेंज, और ये शॉर्ट रेंज होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, 2-3 फर्मी मीटर में ही अट्रैक्शन देते हैं। उससे बड़ा कर देंगे तो अट्रैक्शन खत्म, उससे ज्यादा करीब कर दोगे तो भी रिपल्शन चालू हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म रिपल्शन चालू। आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स था,
कोलंबियन फोर्स, दो पॉजिटिव चार्ज में लगने वाला फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स था। वो पढ़े लॉन्ग रेंज, इसलिए बता रहे हैं कि दिमाग खुला रहे, कुंद बुद्धि की तरह नहीं पढ़ना कि जो बताया जाए वही सोचते रहो। जैसे हम पढ़ाते वक्त रट्टा नहीं लगाते हैं, हमें दिखता रहता है, भगवान की कृपा है और अपनी मेहनत है, तो हम वो बातें आपके सामने रख देते हैं जैसे आप समझ पाएं। तो लॉन्ग रेंज जो फोर्स होते हैं वो कोलंबियन और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स थे। लेकिन साहब ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज है। मैंने समझाया शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है। वेरिएशन विद डिस्टेंस, ये देखिए क्या होता है जब इनके बीच में, इसको आर नॉट भी कहते हैं, यहां कहीं लिखा होगा, ये जो सेपरेशन है बिटवीन टू न्यूक्लॉन्स, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, वो सेपरेशन जब इसके बीच में 0.8 फर्मी मीटर होती है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो ये दिखाता है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, यहां पर सबसे तगड़ा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा है। यही बात ग्राफ से दिख रही है, वेरिएशन विद डिस्टेंस। अब अगली स्लाइड में बताऊंगा कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस घट जाए तो क्या होगा, बढ़ जाए तो क्या होगा। इसकी चर्चा करने के लिए अगली स्लाइड में ठूस देता हूं। यहां पर लिखा है कि अगर इस आर नॉट से, ये डिस्टेंस कैसी है आर नॉट, इससे कम डिस्टेंस करने लगो, ये एरिया क्या है, आर इज लेस देन आर नॉट, ये लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे सेपरेशन डिस्टेंस आप घटाना शुरू कर दोगे न्यूक्लियॉन्स के बीच में, बहुत तेजी से आपका जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ने लगती है और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो खत्म होने लगता है और बहुत तेजी से वो रिपल्सिव फोर्स बन जाता है। तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स को आप जरूरत से ज्यादा पास लाएंगे, 0.8 फर्मी मीटर से और पास लाएंगे, तो झट से ये रिपल करने लगेंगे एक दूसरे को। ये ग्राफ ये बता रहा है। और इधर वाला मार्जिन क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर नॉट। अब जब आप इसको 0.8 फर्मी मीटर से आर की वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी इनका सेपरेशन 0.8 फर्मी मीटर पे रखा है समझो, अब इससे दूर ले जा रहे हो, तो दूर ले जाते हो तो ग्रेजुअली आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। यहां भी निगेटिव है, अभी निगेटिव है, मतलब अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो अट्रैक्शन वाला फोर्स घटना शुरू हो जाता है। यानी अगर दूर कर रहे हो तो भी अट्रैक्शन घट रहा है ग्रेजुअली, या तो बहुत रैपिडली घट रहा था। अब उसके बाद क्या होता है, करीब करीब 4 फर्मी मीटर पे, कहां गया ये 4 फर्मी मीटर पे, यहां पे डायग्राम नहीं है, 4 यहां कहीं समझ लो, 4 फर्मी मीटर पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिख रही है, 0। तो 4 फर्मी मीटर पहुंचोगे तो दोनों में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो गया। तो इस बात को भी दिमाग में रख लेना बहुत जरूरी है। द नेगेटिव साइन ऑफ पी सिग्निफाइज दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, वो हम समझा ही चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन है। तो इस गहराई को जरूर पकड़े रहना। आजकल जो पेपर आता है वो थोड़ा सा पढ़ाई ध्यान से करनी पड़ेगी आपको, और मेरी कोशिश है उसी तरीके से चेंज कर दिया है मैंने, वन शॉट डिटेल्ड कर दिया, और जिससे कि आपको इसका फायदा मिल पाए। आप पूरा ध्यान से देख लीजिए वन शॉट डिटेल्ड जो मैं बना रहा हूं, नोट्स बना लीजिए, आपका बहुत सारा काम बन जाएगा और आपको खुद ही पता चलेगा वीडियो लेक्चर के बाद। जब आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है तो आपको लगता है मेरी समझ में आए, क्योंकि हवा में तो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे आप। खैर आगे चलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, किसी पे चार्ज है किसी पे नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है इन सब पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो चार्ज की डिपेंडेंसी नहीं है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बोलते हैं। सैचुरेशन इफेक्ट की बात करते हैं। तो सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है, अभी मैंने फोटो भी इसकी बनाई है। एक जो न्यूक्लियॉन होता है वो अपने पड़ोसियों के साथ ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो न्यूक्लियर फोर्स है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो आप अपने अगल बगल जो आपके पड़ोसी होंगे, या पीछे भी कह लीजिए जिसके एक दिन की दीवार आपसे जुड़ी है, उनसे आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अगर अच्छा रिश्ता है तो मजा आ रहेगा रहने में, और झगड़ा चल रहा है तो मजा नहीं आएगा। लेकिन आप जहां रहते हैं 5 मकान छोड़कर कोई और पड़ोसी रहता है, उससे वो कैसा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो बुरा है तो आप छोड़ें, हटाइए भाई, 10 घर छोड़ के 5 घर छोड़ के अपने क्या करना, रह रहे हैं अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आपके बगल वाला जस्ट जो पड़ोसी है वो अगर गड़बड़ है तो आपको इंपैक्ट करेगा, है ना, बहुत कुछ झमेला क्रिएट हो सकता है अगर आप सोचें तो। तो कहने का मतलब है कि यहां जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी ऐसा बिहेव करते हैं अपने आसपास के
जो न्यूक्लॉन्स हैं उनसे इंटरेक्शन में जाते हैं, पड़ोसियों से, लेकिन दूर के पड़ोसी से, दूर के न्यूक्लॉन से उनका न्यूक्लियर फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। ये आपको दिखेगा अभी, और मैंने समझाया दोबारा भी है फोटो बना के। तो ये हो गया सैचुरेशन इफेक्ट। अगला होता है स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। दो न्यूक्लॉन्स की अगर पैरेलल स्पिन है, ऐसे घूम रहे हैं न्यूक्लॉन्स, घूमते भी हैं, पैरेलल स्पिन अगर हो जाती है दोनों की, तो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा लगता है। और एंटी पैरेलल, एक ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, उल्टी दिशा में, ये इधर ये इधर, तो उस समय एंटी पैरेलल स्पिन के मामले में इन पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो थोड़ा सा कम लगता है। ये मामला हो गया इसका। अब आगे एक्सचेंज फोर्सेस। ये फोर्सेस एक दूसरे पे कैसे लगाते हैं, एक न्यूक्लॉन दूसरे न्यूक्लॉन पे कैसे फोर्स लगाता है, तो एक पार्टिकल का आदान प्रदान करता है जिसको बोलते हैं मेसॉन्स। तो मेसॉन्स को याद कर लीजिए, इसके बारे में ज्यादा खोजबीन नहीं करनी, वो आउट ऑफ कोर्स है। हाँ, इतना जरूर आजकल क्योंकि टेढ़ा पेपर बनता है तो इतना जरूर पूछ सकते हैं कि भाई कैसे आपस में फोर्स लगा लेते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो मेसॉन्स पार्टिकल्स का आदान प्रदान करके, एक्सचेंज करके वो फोर्स क्रिएट करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। अगली बात करते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। ध्यान रखिएगा, ये फोर्स along the line joining the two centers नहीं लगता, नॉन सेंट्रल फोर्स हैं। सेंट्रल फोर्स कौन से थे? कूलम्बियन फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, आपने याद किया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। जैसे कोई पॉजिटिव बॉडी ले लें, पॉजिटिव बॉडी, इसके सेंटर टू सेंटर आप मिला दीजिए, स्फेरिकल है तो अट्रैक्शन का इसी के along द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, इसे बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। लेकिन ये ऐसा नहीं लगेगा अगर यहां पर एक न्यूक्लॉन है, मान लीजिए प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो आप सोचिए इसी दिशा में ऐसे सेंट्रल है, ऐसे लगे, ये पता लगा ऐसे लगा रहा है। तो आप तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई अट्रैक्शन ऐसे होना चाहिए, ये रिपल्शन बना दिया, ये उल्टा बनाना चाहिए था। हमको खैर हटा देते, नहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ये रिपल्शन दिखा दिया मैंने। तो ये इस तरह का फोर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और लगाया कैसे इसने, ऐसा लगा दिया। रियल में ये लगा और एक्सपेक्टेशन ऐसी थी। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, समझ में आई होगी बात। तो ये भी एग्जाम्पल, क्योंकि ये यूनिक टाइप का एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसी नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में बताइए। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द नॉन सेंट्रल फोर्स। और क्यों है वो समझ गए आप। अब मास एनर्जी रिलेशन अगली सेगमेंट में प्रवेश कर रहे हैं। आइंस्टाइन साहब ने बड़ा कमाल का काम किया। उन्होंने बताया कि भैया जो मास होता है और जो एनर्जी होता है वो लिंक्ड है आपस में। उससे पहले समझा जाता था एनर्जी किसी दूसरी दुनिया की कहानी है, मास किसी दूसरी दुनिया की कहानी है ना। मेल फीमेल अलग अलग दुनिया के हैं। फिर क्या हुआ, इनका रिश्ता बन जाता है ना, परिवार, मम्मी पापा बनते हैं। तो वहां पर ये एक दूसरे में एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी इनके बीच का रिलेशनशिप है जो आइंस्टाइन के रिलेशन से दिख रहा है, E=mc²। और आपने देखा भी कि मास, ये मास का यूनिट है। मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा क्योंकि बात पकड़ानी है आपको। ये AMU क्या होता है, हमने बताया था, मास का यूनिट है। और ये E क्या, MEV क्या होता है, ये एनर्जी का यूनिट है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो मोटे तौर पे 931 MeV या 931.5 MeV एक एटॉमिक मास से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो आप। इसका बड़ा काम है, अभी आगे देखेंगे। उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। अब अगली बात करते हैं मास डिफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कहा पूरा वीडियो देखते रहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता रहूंगा। तो ये अब मास डिफेक्ट है। कुछ भी यहां लिखने से पहले यही समझा देते हैं, फट से समझ जाओगे, फिर लिखे हुए को आराम से हजम कर लोगे। एक फालतू का एग्जांपल देते हैं, सब्जी मंडी ले चलते हैं आपको, फिर इसको समझाते हैं। मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए, या सब्जी वाला आ गया, आप सब्जी तो खरीदते नहीं होंगे, ये मैं पूरा विश्वास है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। आलू प्याज तो देखे होंगे, खाए भी होंगे, टमाटर। चलिए, तो आपने एक झोले में 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज तौलाया, खरीदा और कहा डाल दो मेरे झोले में। एक बैग आप ले गए हैं बढ़िया सा, तो उसने 1 किलो आलू डाला और 1 किलो प्याज उसी झोले में डाल दिया। तो उस झोले का वजन या मास कितना उम्मीद करते हैं आप? भाई 1 किलो आलू और 1 किलो क्या था, प्याज, तो 2 किलो उम्मीद करते हैं कि भाई इस झोले में जो मास है टोटल वो 2 किलो होना चाहिए। लेकिन कमाल क्या हो जाता है कि अलग अलग वो 1 किलोग्राम का आलू है, 1 किलोग्राम का प्याज है, लेकिन जब एक साथ एक झोले में डाले गए तो वो बदमाश 1.9 किलोग्राम आए, घट गया मास। 2 किलोग्राम की उम्मीद थी, एक वो एक ये, लेकिन जब दोनों मिले आपस में एक झोले के अंदर तो आपका मास आ रहा है 1.9 किलोग्राम। तो कितनी घटोत्तरी हो गई? 0.1 किलोग्राम की। यही 0.1 किलोग्राम मास डिफेक्ट होता है। अब यहां समझते हैं।
आलू प्याज की जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? आइए देख लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि एक न्यूक्लियस पकड़िए, ऑक्सीजन का शायद है, और क्योंकि 8 दिख रहे थे ना, तो एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों के मासेस को आप जोड़ लीजिए और आप उम्मीद करेंगे 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 2 किलो, इन दोनों के मासेस को जोड़ के मास जो आएगा, आप उम्मीद करते हैं कि न्यूक्लियस का मास उतना होना चाहिए। लेकिन जो इसका एक्चुअल मास होता है वो मान लीजिए m है, तो इसके मास में से, टोटल मास में से इस m को घटा दोगे, वही मास डिफेक्ट है। यानी जो न्यूक्लॉन्स होते हैं जब उनको कंबाइंड किया जाता है, कंबाइंड हो गए ना, एक साथ पहुंच गए, एक साथ रहने आ गए, तो उस समय उनका मास अलग अलग मासेस जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं न्यूक्लियस के, उसके मासेस से कम हो जाता है। इसलिए जितना कम होता है उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। आलू प्याज ध्यान रखना, उससे हमेशा मामला दुरुस्त रहेगा। 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना मास की उम्मीद कर रहे थे टोटल मास, ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों को जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर पहुंचे, एक साथ रहना शुरू किए, टोटल मास m कम हो जाता है। तो कितना कम हुआ? इसका टोटल मास माइनस m बराबर मास डिफेक्ट। यही बात यहां वर्ड्स में लिखी गई है, जैसे कि आप एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकें, लेकिन जैसा मैंने समझाया फोटो बना के ऐसे ही पकड़ के रखिएगा, फट से समझ में आता है। यही बात यहां लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जैसे आप ये यही लिखी है, तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, बोर आप भी होंगे, हम भी बोर होंगे। अब यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑक्सीजन का समझाने के लिए। तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन का मास, ये एक का होता है, ये एक का होता है, ये न्यूट्रॉन का मास है, ये एक प्रोटॉन का मास है, 8 × 8 कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन वाली बात को छोड़ दीजिए क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर का मामला नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ डाला हमने, 8 × ये, इन दोनों को जोड़िए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए, क्योंकि 8 प्रोटॉन का मास और 8 न्यूट्रॉन का मास हम जोड़ दिए हैं। लेकिन एक्चुअली जब आप मास निकालते हो तो मास निकलने की एक्सपेरिमेंटल जो मास होता है उसकी वैल्यू देखिए इतनी आती, जो कि इससे कम है। ये 16.12744 है, ये 15.99053 है, कम हो गई। तो जितनी कम हुई है उतना ही मास डिफेक्ट है। तो साहब क्या हो गया मास डिफेक्ट? 16.12744 में से 15.99053 आप घटा दीजिए, दिस इज द मास डिफेक्ट। ये डेल्टा m कितना है? इतना है। तो ये मैंने एग्जांपल भी यहां पे इसलिए रखा क्योंकि इस पे सवाल भी आते हैं, सवाल भी मैंने करवाए हैं जिससे आप बातों को पकड़ सकें। तो मास डिफेक्ट की बात जरूर आप समझ गए होंगे, क्योंकि मास डिफेक्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी समझ में नहीं आएगी, और बाइंडिंग एनर्जी समझ में नहीं आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन समझ में नहीं आएगी, जो कि बड़े विशेष टॉपिक्स हैं, क्योंकि वो सब मास डिफेक्ट से ही निकले हुए हैं। खैर, आप बात समझ पाए होंगे कि मास डिफेक्ट का मामला क्या है। आगे चलते हैं। अब यहां एक फॉर्मूला टाइप बना दिया गया है, क्योंकि भैया हमें क्या चाहिए था, जितने प्रोटॉन हैं, ये तो mp का मतलब है एक प्रोटॉन का मास, कितने होते हैं प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, तो z × mp, प्लस न्यूट्रॉनों का टोटल मास, तो एक न्यूट्रॉन का मास होता है mn, और कितने न्यूट्रॉन होंगे -z, सीख चुके हैं इसी लेक्चर में। तो ये टोटल चीज क्या आ गई, जो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन टोटलों को अलग अलग जोड़कर उनका टोटल मास, और ये एक्सपेरिमेंटल मास आपने घटा दिया, दिस इज मास डिफेक्ट। सिंपल सी बात, ये भीषण लिखे होते हैं, पढ़ लो तो चकरा जाओ, है सब सरल, मोहब्बत से देखिए, और हम दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। खैर, अब आता बाइंडिंग एनर्जी। अब भैया बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है? बहुत ही ज्यादा सरल। मास डिफेक्ट निकाल लिए थे ना, उसी मास, ये डेल्टा मास डिफेक्ट है, उसी मास डिफेक्ट को कन्वर्ट कर दो आइंस्टाइन की फॉर्मूले से एनर्जी में, दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या है मेरे बच्चे? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कितना सरल है ये देखिए। तो मास डिफेक्ट, क्योंकि आप किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइंस्टाइन बता गए, तो इसी मास डिफेक्ट को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इसे ही बोला जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी। अब एक चीज और बोल रहे हैं, ध्यान से, इसे कैसे सिंबल क्या होता है, ई के नीचे सबस्क्रिप्ट स्मॉल b यूज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो जब ये आइटम आइटम का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग रहते हैं, और जब इसको न्यूक्लियस फॉर्म करना होता है या आप न्यूक्लियस बनाते हैं, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो मास कम हो जाता है टोटल, और उसी के तहत एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं। जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं उसकी वैल्यू होती है बाइंडिंग एनर्जी। आप समझ पा रहे हैं ना? मास डिफेक्ट हुआ तो उतनी एनर्जी छोड़ी, डिफेक्ट है ना, कम हो गया मास, तो उतनी एनर्जी रिलीज की। तो जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो एनर्जी
रिलीज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर ये जो आपस में मिले हुए हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर, अगर इसको अलग अलग करना हो तो थ्योरेटिकली हम क्या सोचेंगे, वही बाइंडिंग एनर्जी उनको प्रोवाइड कर दीजिए तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी का लॉजिक क्या हो गया, अगर आपको दूसरे लहजे में समझाएं कि भाई ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो आपस में हैं, इनके पास इतनी एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी जितने की डेफिसिट है, अगर वो इनको मिल जाए तो ये छोड़ के चले जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कल को डॉक्टरी करने के लिए नीट में सेलेक्ट हो जाएं, जेई में सेलेक्ट हो जाएं और किसी दूसरे शहर में आप रहने जाएं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बॉम्बे में रहने गए सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहां पर ऐसा अक्सर होता है कि आप अकेले कोई फ्लैट लेंगे या कमरा लेंगे तो महंगा पड़ता है। अगर आपका दोस्त कोई मिल जाता है जो आपके शहर का हो या जिससे आपकी बन रही हो बात, तो 2 लोग रहेंगे तो खर्चा पर हेड कम आता है। जैसे मान लीजिए एक कमरे का भाड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं 30,000 है, आप अकेले रहेंगे तो 30,000 रुपया देंगे, और अगर 2 लोग मिलकर रहेंगे, आपकी सहेली या आपका सहेला जो भी फ्रेंड है, 2 लोग रहेंगे तो पर हेड खर्चा कितना आया, 15,000। ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि 2 रूम पार्टनर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे को विशेष पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं हम अकेले रहें, लेकिन साथ में क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि अकेले रहने में 15,000 लगते हैं, अलग रहने में 30,000 लगेंगे, तो उनके पास वो बाउंडेशन या बाइंडिंग उतना जो एक्स्ट्रा 15,000 लगता है उसका डेफिसिट है, खर्चा पानी नहीं है। अगर आराम से 30,000 रुपए दे पाते तो अकेले रहते, जहां मन चाहे लेटते, जो मन आता करते, है ना। किसी के साथ रहेंगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा ही। बात समझ में आ रहे हैं। तो दोनों के साथ रहने के लिए मजबूरी क्या हो गई, उस उतने पैसे का डेफिसिट जो अलग रहने के लिए चाहिए, वही बाइंडिंग एनर्जी है, ऐसी की तैसी, है ना। समझे आप, ये अकेले रह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, अब ये जा क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि इनके पास बाइंडिंग एनर्जी की कमी। अगर उतनी एनर्जी आप दे देंगे तो ये अलग अलग चले जाएंगे, रहना तो अलग ही अलग चाहते हैं चले जाएंगे। तो दोनों फॉर्म से समझिए। पहला फॉर्म क्या था, इनको मिलाने पर जितनी एनर्जी रिलीज हुई बाइंडिंग एनर्जी, या दूसरी बात हमने क्या कर दी, इनको अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी। दोनों बात एक ही है। उम्मीद है ये मजेदार एग्जांपल से आपको काफी सालों तक ये याद रहेगा। खैर, तो बात आपने पकड़ ली होगी, यही बातें यहां बताई गई हैं कि मास डिफेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी की फॉर्म में तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। अब बाइंडिंग आगे शायद मैंने और जिक्र किया, वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। ये बात पूरी समझ गए। अब एक टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, BEN। अब क्या होता है ना कि अगर हम ये जानना चाहें कि न्यूक्लियस के हालचाल कैसे हैं, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी की जगह हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक न्यूक्लियन है ऑन एन एवरेज, उसको कितना डेफिसिट पड़ रहा है बाहर जाने से, है ना, बाहर रहने से, बाहर निकलने से। वो ज्यादा अच्छा इंडिकेटर हो जाएगा हमें बातों को समझने के लिए। एक रूम के अंदर 4 लोग रहते हैं तो भैया एक आदमी को कितना डेफिसिट है रूम छोड़ने के लिए, ये ज्यादा बेहतरीन इंडिकेटर होगा हमें हालात को परखने के लिए। तो यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहा जा रहा है, उसका मतलब है एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी, यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उससे डिवाइड कर दो, खेल खत्म। तो ये देखिए EBN को लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, EB/A। EBN क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए N लिख दिया है, EB का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, A है मास नंबर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गया, जिसका फॉर्मूला मैंने बड़ा छाप दिया है। इतना मामला, बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक न्यूक्लियन का होता है। इसमें क्या धरा हुआ है। खैर, कुछ कैलकुलेशन दिखाते हैं, फिर आपको बता दें। जिसकी, अच्छा एक चीज और मन में आ गई तो बोल ही देते हैं। देखिए, जिस भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अब यही सोचिए कि मान लीजिए अलग अलग रहने का भाड़ा हो 1 लाख रुपए, 1 लाख खर्चा करना पड़े, और साथ रह रहे हैं तो 15,000 लग रहे हैं, तो आप तो कहेंगे जो भी हो जाए रहेंगे साथ, क्योंकि 1 लाख रुपए कौन देगा बाहर रहने के, हम 15,000 में रह रहे हैं भी, इतना कौन पैसा खर्चा करेगा। वही कहानी यहां पर है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, यानी उतना ही डेफिसिट है बाहर तोड़ के जाने के लिए, तो वो उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। और इसका बड़ा काम है, आगे हम अभी बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखने वाले हैं, जो अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है। उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो कर लेते हैं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट
इन जूल्स एंड एमईवी। यानी हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट एएमयू कितना एमईवी निकालेगा ये हमको बताना है। जूल्स में भी एनर्जी का एक मास का यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, उससे कितना एनर्जी हम लोग निकाल पाएंगे। तो वी नो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6605 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये तो यूनिट जो है वो भैया मास का है। तो यहां पर हमने वैल्यू रखी एम की 1.6605 इंटू 10⁻27 और C की जगह स्पीड ऑफ लाइट प्रिसाइसली 2.9979 इंटू 10⁸ का स्क्वायर बेटा। अब इसको कैलकुलेट गुणा भाग कर लिया, ये वैल्यू आ गई कितनी, जूल के अंदर। कहा था ना जूल में भी बताओ। तो एक एटॉमिक मास यूनिट से कितने जूल एनर्जी निकली, इतनी। अब एमईवी में बताना है हमें, तो हमें पता है एमईवी के अंदर इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं जूल को। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब कहानी तो एमईवी थी, तो हम इसको क्या करेंगे, ये तो कैलकुलेट करने के बाद 0.9315 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे हमने डिवाइड कर दो 10⁶ से, मिलियन वाली बात या मेगा वाली बात, जो भी आप कहते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 931.5 एमईवी। यानी एक एमईवी कितनी एनर्जी से रिलेटेड, कितना एक एटॉमिक मास यूनिट या एक मास का यूनिट, इतना मास कितना एनर्जी देगा, 931.5 एमईवी के बराबर। तो ये आप याद करके यहाँ पे रख सकते हैं। पहले मोटे तौर पे 931 लिखते हैं अधिकतर, और प्रिसाइजली 931.5 एमईवी निकलता है एक एटॉमिक मास यूनिट से। ये सवाल हो जाता है, कभी कदार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी का ही सवाल है ये। आगे बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यूजिंग 1 एएमयू बराबर 931.5 सवाल में दे ही दिया है। एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं, दोबारा करा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट निकालना है। देखिए MeV/c² के फॉर्मेट में। तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 8p 8 न्यूट्रॉन। तो इनका मास ऑफ 8 प्रोटॉन 8 इंटू दिस 1, इतनी वैल्यू हो गई। ये एक प्रोटॉन का मास है, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, ये एक का मास था न्यूट्रॉन का, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड मास है, 1 किलो आलू 1 किलो प्याज, दोनों एक बोरे में डलवाए हैं झोले में। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2 किलो मिलेगा हमको, लेकिन ये भाई साहब इतना मिला हमको, 16, मतलब एक्सपेक्टेड इतना था। मिला कितना एक्सपेरिमेंटल मास, असली में इससे कम। देखिए ये 16 पॉइंट समथिंग था, रीड करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा आपको, और 15.99 था, यानी कम हो गया। तो ये जो मास डिफेक्ट हमारे लिए क्या हो गया, डेल्टा एम, इसमें से ये वैल्यू घटा दो, माइनस साइन लगाया, इसमें से वैल्यू घटा दी, इतना मास डिफेक्ट है। और यही मास डिफेक्ट आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये मास का एएमयू हो गया, और एक एएमयू से इतना एमईवी निकल रहा है, उसको चुपचाप मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5, और कैलकुलेशन के बाद 127.5 MeV/c², इतना आपका एनर्जी निकलेगा ऑक्सीजन के मास डिफेक्ट का। दिस इज योर आंसर। इस तरह से सवाल आए तो ऐसे देखिए, बिल्कुल सर्रे में कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब इस तरह से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही सब पूछा जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और है क्या चैप्टर में। खैर आगे बढ़ेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व आता है, ये कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस कर्व के बारे में आपको बता देते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये BEN कर्व है, लिखा नहीं, ये BEN कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व। तो ये B इधर है, BEN इस तरफ, और ये इधर मास नंबर है, ठीक है। तो हम ये प्लॉट करते हैं कि मास नंबर बढ़ाने पर ये BEN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हालात क्या है। तो हम यहां पर देखते हैं कि शुरुआत में ये ज्यादा होती है, ये धीरे धीरे बढ़ती है, एक तब टॉप पहुंचती है, फिर स्टैट हो जाती है। खैर जो भी है मामला, उसको हम लोग समझेंगे ग्राफ से कि क्या लक्षण या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे आ रहे हैं। तो पहली बात, बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस गिव्स ए मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस। ये मैंने बताया था कि बाइंडिंग, ये मैंने लिखा भी है कि बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये जो बीच वाले आयरन वायरन क्यों स्टेबल ज्यादा होते हैं, लोहा, आयरन तो लोहा है, लोहा का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसलिए लोहा तगड़ा धातु या मेटल माना जाता है, ठीक है। तो ये पकड़ के रखिएगा, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब अगली बात
ऑब्जर्वेशंस, ये क्या नोटिस किया इस ग्राफ से वो दिखाते हैं आपको। यहां पर बताया जा रहा है कि जिनका मास नंबर 30 और 170 के बीच है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन मोर और लेस एक जैसी कांस्टेंट है। आइए देखते हैं, 30 का मतलब यहां कहीं और 170 का मतलब है करीब करीब यहां कहीं। तो ये यहां इतने के बीच में, ये देखिए इतने के बीच में जो भी बीएन में बदलाव बहुत कम है, लगभग ये कांस्टेंट है। यानी 30 और 170 के बीच में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन चेंज ज्यादा नहीं होती, लगभग कांस्टेंट रहती है। अब देखिए जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है वो लोहे या आयरन के लिए, जो कि 8.75 MeV है। ये लोहा, ये आयरन, ये है। तो आयरन की MeV कितनी है? 8.75। और दूर चले जाएं यूरेनियम तक, अंत में जो दिखता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी देखिए वो मिल जाती है 7.6 MeV के बराबर। सबसे ज्यादा किसकी है? आयरन की है। अब देखिए EBN इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लाई एंड हैवी न्यूक्लाई। अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये 30 से नीचे वालों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी इनसे कम है, और इससे ज्यादा वालों की भी बाइंडिंग एनर्जी इनसे कम है। तो अगर आप 30 से 170 में जो कांस्टेंट वैल्यू लगभग मिल रही थी बीएन की, 30 से कम हो जाए, लाइट न्यूक्लाई बोल रहे हैं, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और 170 से ज्यादा वालों की भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। ये ऑब्जर्वेशन और हमको मिला। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सफिशिएंट होते हैं ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी होता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन MeV में मिल पाती है। तो MeV में अगर ये इतनी वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स काफी तगड़ा है, तभी इतनी MeV निकल के आ रही है। अब अगली बात और कुछ ऑब्जर्वेशन कि कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो दिखाती है कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, जहां तक मैंने इसी स्लाइड में फोटो बनाई है जो आपको बताने के लिए कि जो सैचुरेशन इफेक्ट की मैंने बात की थी इस वीडियो में, वो भी यहां समझ में आ जाएगा। और ये भी एक्सप्लेनेशन इस बात का है कि 30 से लेकर 170 मास नंबर के बीच में आखिर BN कांस्टेंट क्यों है। तो यहां एक फोटो आप देखिए शानदार आपके लिए, जिसे आप समझ पाए, सब किताब में नहीं मिलेगी आपको। ये एक न्यूक्लियस है बड़ा सा। इस न्यूक्लियस में ये देखिए कई सारे न्यूक्लॉन्स बनाए। ये जो न्यूक्लॉन भाई साहब हैं अंडर न्यूक्लियर फोर्स है, इंपैक्ट ऑन बी, ये जो पड़ोसी वाले इसके जो न्यूक्लॉन्स हैं उनसे ही इंटरेक्शन करता है, इसलिए इनके पड़ोसी में जो लोग हैं उनका असर इस पे हो रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी बदलेगी इनकी प्रेजेंस से। लेकिन जो दूर है, ये 10 मकान छोड़ के आपके, वो अच्छा है बुरा है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर देखिए नॉट अंडर न्यूक्लियर फोर्स रेंज, नो इंपैक्ट ऑन बी, ये न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में नहीं है, तो कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पाएगा इसके ऊपर, तो BN में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी जो इससे दूर है उसका कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब मास नंबर ज्यादा हो जाता है 30 से 170 के बीच में, तो उस समय जब आप कई न्यूक्लॉन्स होते हैं तो उनका इंपैक्ट जो पास वाले न्यूक्लॉन है वही BN पे इंपैक्ट करते हैं। और भर बोरे में कुछ भी दो, अगर दूर है, एक लाइन के अंदर दूर है लोग, तो वो BN में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले तो गिनती के लोग हैं। इसलिए ज्यादा मास नंबर होने के बावजूद भी, ज्यादा मास नंबर का मतलब है ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के बाद भी, उनका BN ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि BN चेंज करने के लिए वो कब चेंज करेगा? जब न्यूक्लियर फोर्स का असर हो, और न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, आसपास से ही इंटरैक्ट होते हैं। खैर, यही इस बात का भी एक्सप्लेनेशन है सैचुरेशन प्रॉपर्टी का, जो आपसे मैं बात कर रहा था कि बाजू वाले मकान से आप इंपैक्ट खाएंगे, लेकिन 5 मकान या 10 मकान छोड़ के कोई रह रहा है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, याला इस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा कि भैया तुम जैसे भी हो रहो, हमसे क्या मतलब। कुछ हद तक ऐसा बोला जाता है। खैर, ये आप समझ पाए होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद कुछ और मजेदार बातें। एक्चुअली अगली 2 स्लाइडों में हम न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इससे BN का क्या लेना देना है वो हम समझाएंगे आपको। देखिए क्या होता है, पहली बात न्यूक्लियर फिजन की होती है। तो फिजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं हम लोग। मान लीजिए यूरेनियम ले लिया आपने, कहाँ गया, कितना, A240, यहाँ कहीं आगे मिलेगा, ठीक। यहां पर कहीं यूरेनियम हमको 240 मिला, अगर हम इसको तोड़कर 120 के आसपास ला पाए, तो क्योंकि BN 120 मास नंबर कम कर दिया हमने, यहां देखिए, तो ये ज्यादा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी 120 वाले की ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा।
यानी 240 वाले को फोड़ दें 120 के दो हिस्सों में, तो 120 वाला जिसका मास नंबर होता है उसका बीएन ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। ठीक, और इसकी बीएन कम है और इसकी बीएन ज्यादा है, यानी लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में मामला जा रहा है। ये देखिए, लो बीएन से हाई बीएन में, जब भी लो बीएन से हाई बीएन में चीजें बदलती हैं, एनर्जी रिलीज करती है। आपको बताया था जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना डेफिसिट होगा उस बंदों के बीच में। तो लो से और ज्यादा बढ़ गई तो और डेफिसिट हो गया, यानी एनर्जी रिलीज कर गई। तो यहां पर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं कि लो बीएन से हाई बीएन जाओगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, पहली बात, नो कंफ्यूजन। यहां पर आपका लो बीएन से हाई बीएन पहुंचे हो, क्योंकि 240 वाले को फोड़ के 120 के दो बनाए हो, 120 वाला सेंटर में है, इसीलिए आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, एनर्जी रिलीज होती है। और इस कांड को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, एक हैवी न्यूक्लियस को दो लाइटर न्यूक्लाई में तोड़ना। ठीक, अब यहां से हम जोड़ के भी पहुंचा सकते हैं, अगली बात फ्यूजन है। दो लाइट न्यूक्लाई को जोड़ोगे तो पहुंचा दो 120 या ज्यादा में, तो वो भी तो लो बीएन से हाई बीएन जा रहा है, वो भी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो अगली बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो जैसे आपने देखा 10 से कम वाले, 10 यहां कहीं मान लेते हैं, ये जो कम वाले आइटम है, हल्के वाले, हीलियम है, हाइड्रोजन अक्सर बात करते हैं, इन हाइड्रोजन को जोड़कर आप पहुंचा सकते हो ऊपर ज्यादा मास नंबर वाले में। तो ज्यादा मास नंबर में जब उसको जोड़ के ले जाओगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर भी कम है, इधर भी कम है, बीच में ज्यादा है। तो यहां पे भी कांड क्या हुआ, लो बीएन से हाई बीएन जा रहे हो, ये लो बीएन है, हाई बीएन जा रहे हो, तो हाई बीएन जाने में एनर्जी रिलीज कर जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का, क्योंकि जब लाइटर न्यूक्लाई को फ्यूज करते हो, आपस में मिलाते हो, उसी घटना को आप न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन बीएन से मैंने समझा दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियर एनर्जी का जो था उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो न्यूक्लियर फिजन जो मैंने समझाया वही बात यहां पे लिखी हुई है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं कि वो न्यूक्लियर फिजन में तोड़ा जाता है। तो हैवी न्यूक्लियस को आप तोड़े हो और हायर बाइंडिंग एनर्जी में चले आए हो, ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में चले आए हो, तो एनर्जी रिलीज कर गई। लो बीएन से हाई बीएन, एनर्जी विल रिलीज। न्यूक्लियर फ्यूजन अगेन वही कांड हो रहा है, एनर्जी रिलीज, लो बीएन से हाई बीएन। फिजन में तोड़ना है हैवी न्यूक्लाई को, और फ्यूजन में लाइट न्यूक्लाई को जोड़ना है, इतनी सी बात है। अब एक सवाल है जो कि आपसे काफी पूछा जाता है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन एमईवी। मास प्रोटॉन का दे रखा है, मास न्यूट्रॉन का दे रखा है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल का भी मास आपको दे रखा है, एमयू को मानना है 931 एमईवी के बराबर। तो एज अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब यहां पर मास ऑफ 2 प्रोटॉन कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्रोटॉन का मास जो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन के को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हमने क्या किया, हमें उम्मीद थी एक्सपेक्टेड मास की इन दोनों का जोड़ आना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि रियल मास जो दे रखा है हीलियम न्यूक्लियस का, वो ये एक्सपेरिमेंटल मास है, ये लिखा हुआ है, जो कि इससे कम है। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से, यानी मास डिफेक्ट कितना हो गया, मास डिफेक्ट हो गया डेल्टा एम, इसमें से ही घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई जो लिखी है। अब इसी को आप कन्वर्ट कर दो, बी ऑफ अल्फा पार्टिकल एक एएमयू प्रोड्यूस कर सा 931, तो इतना एएमयू कितना प्रोड्यूस करेगा, 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.030180 इंटू 931, और ये 28.097 एमईवी आपका आंसर आ गया। इस तरह से सवाल किए जाएंगे, कितने आसान होते हैं, बस थोड़ा सा एक बार समझ जाइए, जो कि समझ में आ ही जाएगा, मेरे को भी आया, आपको भी आ जाएगा। बढ़िया, ये बात क्लियर हो गई। अब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं कि भैया जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है क्या होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है। ये न्यूक्लियस जो है एक दूसरे न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं। एक कोई एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम है, वो बदलकर टूट ताट के बेरियम क्रिप्टॉन में चला जाता है। तो एक का न्यूक्लियस बदल जाता है दूसरे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का ही बदलाव हो जाता है स्टेबल न्यूक्लियस की प्राप्ति करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, जो न्यूक्लियस चेंज होने में जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर रिएक्शंस
से हम एनर्जी निकालते हैं न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। फिजन में क्या होता है, जैसा मैं फिर से बता रहा हूं, हैवी को तोड़ते हैं, फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लाई को मिलाते हैं। ये बात लिखी है आपके रेफरेंस के लिए या नोट्स के तौर पे। अब न्यूक्लियर रिएक्शन वर्सेस केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से जो एनर्जी रिलीज होती है या बनती है वो उसकी बातचीत चलती है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में तो न्यूक्लियस ही चेंज हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस जब बदलता है तो न्यूक्लियस में चेंज होने पे ज़्यादा एनर्जी बहुत रिलीज होती है। तो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी मिलती है वो काफ़ी कम होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी मिलती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस बदल ही जाता है पूरा। अब न्यूक्लियर फिजन का एक रिएक्शन लिखा है जो आपको रट्टा लगा लेना है इस इक्वेशन को। कहीं कुछ पूछे, भले ना लिखा हो कि न्यूक्लियर फिजन का इक्वेशन लिखो, आप चिपका देना, क्योंकि ये इक्वेशन देखते ही वो टिक करके नंबर मिलने वाले हैं। जैसा आपसे बातचीत हुई थी कि फिनोमेना जो हैवी न्यूक्लियस को जब आप तोड़ते हो 230 से ऊपर वाले, तो टूट जाते हैं जो लाइटर न्यूक्लियाई में, जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि लो से हाई जाती है इसलिए रिलीज कर जाती है एनर्जी। तो यहाँ पर यूरेनियम को 92U235 न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से भिड़ाते हैं, तो बेरियम क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस ये एनर्जी निकलती है। इसको याद कर लेना, इसमें तो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इसको आप याद ही कर लेना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है जिसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में दे रहे हैं। यहाँ पर इनके मास नंबर, यहाँ पे 235 और 1 जोड़ोगे तो मास नंबर 236 आ जाएगा। ये क्या है, मास नंबर। और यहाँ पे भी जोड़ोगे तो ये 3 है ना, तो 92 + 3 + 141, इन तीनों का भी मास नंबर जोड़ोगे तो 236 आ जाएगा, है ना। ये 1 को 3 समझना, 3 न्यूट्रॉन है। तो यहां पर दोनों जगह मास नंबर में कोई बदलाव नहीं है। फिर ये एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है, ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। समझ रहे हो आपके सवाल में क्या बनेगा कि मास नंबर सेम रहने के बाद भी, कंजर्व रहने के बाद भी एनर्जी कहां से आ गई। तो एनर्जी किससे आती है, मास डिफेक्ट से। वो मैंने आगे करके भी दिखाया है। तो ये सवाल है कि न्यूक्लियर फिजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी में कहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो मास डिफेक्ट से। कैसे मास डिफेक्ट में, इस वाली इक्वेशन का पहले मैंने इनिशियल मास लिखा, यूरेनियम का लिखा जो बना, और न्यूट्रॉन का लिखा, इन दोनों को जोड़ा तो ये इनिशियल मास है। इन तीनों आइटमों का, बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन, सबके मासेस लिखे गए और उनको जोड़ लिए गए, दैट इज द फाइनल मास। ये शुरू में था, ये बाद में था। इन दोनों में देखिए ये ज्यादा, ये कम है, तो ये मास डिफेक्ट क्या आ गया, इसमें से ये घटा दीजिए इतना, दिस इज द मास डिफेक्ट। आप जानते हैं मास को आप एनर्जी में चेंज कर सकते हो। तो एक AMU 931 MeV के बराबर है, तो इतना AMU कितने के बराबर है, 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एनर्जी निकली। तो ये जो एनर्जी यहां निकल रही है बाबूजी, वो किससे है, मास डिफेक्ट की वजह से है। मास नंबर में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो मास नंबर बदले या ना बदले, मास डिफेक्ट की वजह से आपको न्यूक्लियर एनर्जी या इस केस में फिजन की एनर्जी मिल रही है। तो आपसे जब पूछा जाए ये कहां से मिल रही है, तो ड्यू टू मास इफेक्ट 1 नंबर का है, और भी बड़ा होगा तो उस हिसाब से डाटा दिए होंगे, आप निकाल के दिखा सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि यहां एनर्जी का सोर्स मास डिफेक्ट है। बहुत अच्छी बात है। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कहा करा ही रहे हैं तो पूरी तरीके से करा दिया, कई बार आ चुका है। तो यहां पर क्योंकि एक इक्वेशन आपको जाननी होती है, नहीं जानेंगे तो ये सवाल होएगा नहीं। लिखा, ए न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिथियम न्यूक्लियस विद सब्सिक्वेंट एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, राइट द कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहां पर लिथियम ने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है और ये अल्फा पार्टिकल को एमिट किया है, और साथ में बैलेंस करेंगे तो 1H3 + Q आ जाएगा। इसको आपको याद रखना, वरना ये सवाल बनाने में तकलीफ होगी। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने यहां पे लिख दी है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, ये Q कितना है ये बताने का है। अब ये इक्वेशन जब आप जान पहचान गए हो, सेम जैसे पहले सवाल कर रहे थे वैसे ही कर लेना है। यहां पर इनिशियल मास की बात करें इन दो मासेस की, तो लिथियम का मास है यहां पे दे रखा है, देखिए लिथियम का मास इतना 6.015126। न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, देखिए AMU में 1.0086654। फाइनल, इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल मास आ गया। यहां फाइनल मास की बात करें तो हीलियम का या अल्फा पार्टिकल का यहां पे दे रखा है, हीलियम का ये देखिए, ये लिख दिया, कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन का जो दे रखा था वो लिख दिया हमने,
और इनको जोड़ लिया, ये आ गया इसका टोटल मास। इन दोनों का जो, ये देखिए ज़्यादा ये कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा मास डिफेक्ट, वो वैल्यू इसमें से घटा दीजिए। दिस इज द मास डिफेक्ट। और इससे मास डिफेक्ट से एनर्जी कितनी रिलीज करेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 MeV से, और ये एनर्जी हो गई 4.78 MeV के बराबर। सिंपल वही काम, बस एडिशनल बात क्या हो गई कि ये इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए। अगर इक्वेशन कभी ध्यान नहीं दिए हैं या कभी सवाल PYQ बनाए नहीं है तो ये ध्यान में नहीं आएगी, सवाल आपको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए मैंने कहा मैं ही इसको करा देता हूं, बात ही खत्म हो जाए। तो ये आप यहां पर समझ गए होंगे, ये इक्वेशन याद कर लेना, बाकी मेथड वही है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात करते हैं। अब क्या, जब न्यूक्लियस फूटता है फिशन जब होता है, तो आपने देखा था बेरियम क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये देखिए कहाँ 3 है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा। ये पहला न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ये बेरियम पे लड़ा फड़ा, यूरेनियम बना बेरियम। तो जब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो आगे जाके वो भिड़ेंगे। अब आगे जिससे भिड़ेंगे वो जरूरी नहीं है कि तीनों न्यूट्रॉन किसी एटम से भिड़ें और न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोसीड कराएं आगे। ऐसा हो सकता है कि 3 में से कोई 2 लड़े या 3 में से कोई 1 लड़े। तो जो नहीं लड़ता आगे उसको बोलते हैं लॉस्ट न्यूट्रॉन। तो ये फिर भी, क्योंकि 1 से मान लीजिए 2 भिड़े, तो ये 2 भिड़े, 1 लॉस्ट हो गया। अब 2 से फिर 3 निकलेंगे, मान लो 1 लॉस्ट कर गया, 2 भिड़ के फिर ये बन गए, और इससे 2 से भिड़ा ये बन गया। तो देखिए 1 से झट से 4 बन गए। झट से नहीं, इसी तरीके से ये एनर्जी निकलती चली जाती है, रिएक्शन फटफटा के हो जाती है। माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड के अंदर जो आप यूरेनियम का मास लेके बैठे हैं, अगर उसका क्रिटिकल मास से ज्यादा है, क्रिटिकल मास वो मास होता है जहां पे रिएक्शन चालू रह पाए, तो वो अगर आप देंगे तो कुछ मिली सेकंड के अंदर, मिली सेकंड मतलब सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, भम से सारा कांड सारा हो जाता है। इतनी एनर्जी, उसे बोलते हैं एटम बम। तो वो एटम बम जो जिसे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस, कि आप कंट्रोल नहीं किए, न्यूट्रॉन में भिड़ते चले गए और मिली सेकंड के अंदर इतनी एनर्जी निकली कि मकान सब कुछ झुलस के पिघल गया। और आप उम्मीद करता हूं कि ये जो नागासाकी हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया था, एटम बम, उसकी कुछ तस्वीरें यूट्यूब पर होंगी, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। इंसान मरते हैं युद्ध में, कुछ होता नहीं है। तो बेटर है कि बातचीत से मसला सॉल्व हो, झगड़े से कुछ नहीं निकलेगा। और आजकल तो सभी के पास, उस समय तो गिने चुने देशों के पास एटम बम था, आज तो हिंदुस्तान के पास भी है, बहुतों के पास है। मतलब एक के नाम किसी ने किसी डाला तो भाई साहब बड़ा दिक्कत। खैर एनीवे, आप समझे होंगे, अनकंट्रोल्ड की बात मैंने समझा दी। यही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन मतलब क्या था, एटम बम का प्रिंसिपल है, जहां पर न्यूट्रॉन खुले छोड़ दिए जाते हैं और जो इसका मास होता है यूरेनियम का, वो क्रिटिकल मास से ज्यादा होता है। वो मैंने बताया क्रिटिकल मास क्या, वो मास जहां पर ये रिएक्शन कैरी आउट हो सके, चल सके आगे। ठीक, तो ये अनकंट्रोल हो गई। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन कराई जाए तो बड़े मजे की बात है, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम इन न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल कैसे कि मान लीजिए बोरॉन वोरॉन की ट्यूब डाल देते हैं, छड़ डाल देते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रॉन। भाई 1 से 3 निकले, हमने ऐसा जुगाड़ कर रखा है कि 2 एब्जॉर्ब कर लिए, तो 1 ही तो भिड़ेगा आगे जाके। जब 1 ही भिड़ेगा तो 1 ही और कर जलेगा। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी जो इससे बन रही थी उसको कंट्रोल कर लेंगे, और इस एनर्जी को कंट्रोल करके हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेते हैं। तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए बहुत कम मटेरियल में बहुत एनर्जी देता है, तो बिजली की खपत आराम से पूरी की जा सकती है। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डेंजरस होता है, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। तो वहाँ अगर समुद्र में, नदी में डाले गए, कुछ किया गया तो फ्लोरा फोना डिस्टर्ब हो जाता है, मछलियाँ मर जाएंगी, जो पानी पिएगा वो भी खतरे में आ जाएगा। तो उसको जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल होता है वो गड्ढा अड्ढा जमीन में खोदकर बड़ा अंदर दफन किया जाता है कि वो किसी रूप में उसका रेडिएशन बाहर ना आ पाए। ये रिस्क होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के वेस्ट मटेरियल का। तो जहां भी ये प्लांट लगाए जाते हैं, सरकार को या पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए कि वेस्ट मटेरियल काफी सेफ्टी के साथ निपटाया जाए। कहीं भूल चूक होगी तो जिस पानी में बहेगा, जो पानी 100 किलोमीटर आगे भी कोई पिएगा, दूसरे देश में भी पिएगा, वो भी बेचारा बीमार पड़ जाएगा। वो मछली खाएगी, मछली पी गई पानी और मछली तुमने खाया तो भी बीमार पड़ जाओगे।
ये स्थिति हो जाती है। खैर आप समझ पाए होंगे। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, ये एक नाम सुने होंगे मजे के लिए, हाइड्रोजन बम। ये कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बम पे बेस्ड है बेसिकली। और जो सूरज से रोशनी आती है हम तक, सूरज चांद सितारे कितने प्यारे तो सूरज से जो रोशनी आती है सन से, जिस पे पूरा धरती का जीवन टिका हुआ है, और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही आती है, फिजन की वजह से नहीं आती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, यहां पर दो लाइट न्यूक्लाई को आपस में भिड़ा देते हैं। दो लाइट न्यूक्लाई कभी आपस में भिड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पॉजिटिव नेचर इसका, पॉजिटिव नेचर इसका, तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ती कि ऐसी तैसी तुम घुसो एक दूसरे में। तो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन लगानी पड़ती है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप जैसा जानते हैं कि दो लाइट न्यूक्लियस को लेकर फ्यूज करेंगे और वहां भी मास डिफेक्ट मिलेगा, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और कांड होगा। ये फ्यूजन की एक छोटी सी इक्वेशन लिख दी है, 1H2 मिला के 2H4 एंड सो ऑन, 21.6 MeV। तो ये इक्वेशन भी टिप दीजिएगा कहीं भी न्यूक्लियर फ्यूजन पूछा जाए तो आपसे। अब जैसा मैंने बोला था कि भैया न्यूक्लियर फ्यूजन में वो दोनों प्लस होते हैं, तो आपस में क्यों जुड़ना चाहेंगे, वो तो रिपल करते हैं, तो आपको मजबूर करना पड़ता है। तो मजबूर कैसे करेंगे, आप हाई टेम्परेचर कर देंगे। हाई टेम्परेचर में इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, तो एक झटके में अगर पास आए तो न्यूक्लियर फोर्स जकड़ लेगा। समझ लीजिए एक मेढक बैठा है अंदर, मेढक तो थोड़ा इतना खतरनाक नहीं लग रहा है, डायनासोर है, वो डायनासोर की जीभ वाला डायनासोर है जिसे पकड़ लेता है। तो अगर इसकी रेंज में आ गए न्यूक्लियर फोर्स की, तो कच्चे से पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा फिर ये क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो पास आना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर करके हम कोशिश करते हैं कि वाइब्रेशन को बढ़ा पाए, और जैसे ही ये पास आएंगे न्यूक्लियर फोर्स इनको जकड़ लेगा। हाई डेंसिटी, जैसे डेंसिटी ज्यादा होने पर टक्करों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। भाई एक कमरे में 10 लोग हैं, एक कमरे में 25 लोग हैं, कौन से झगड़ा ज्यादा करेंगे, 25 वाले, डेंसिटी ज्यादा है। हाई प्रेशर, जिससे कि भाग ना पाए, प्रेशर की वजह से मिलने की ही कोशिश करें। यही बात अच्छी शब्दों में यहां लिखी गई है, नेसेसरी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आप इनको हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ता है, इसलिए इस रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि विदाउट हाई टेम्परेचर आप ये कांड कर नहीं पाएंगे। और इतना हाई टेम्परेचर अचीव करने के लिए पहले आपको एटम बम दगाना पड़ेगा वहां से इतना हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा, फिर ये रिएक्शन कंडक्ट होती। तो लेबोरेटरी में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। खैर, हाई डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज करता है ज्यादा कोलिजन्स को। दीज कंडीशन, ये जो कंडीशंस है वो सन में, सूरज में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है 2 × 10⁶ केल्विन तक का टेम्परेचर होता है, और धूप और रोशनी और रेडिएशन जो मिल रहा है वो सूरज से मिल रहा है। और ऐसी कंडीशन लेबोरेटरी में बना पाना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते हम लोग। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि जो हम लोग जो पावर प्लांट बनाए हुए हैं ना, वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड पावर प्लांट बनाने के काबिल हो जाएं, अभी तक नहीं हो पाए हैं वर्ल्ड में, तो हमारी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि किसी देश, प्रदेश, जिले में एनर्जी की कमी नहीं होगी। क्योंकि फ्यूजन में अच्छी बात क्या है कि इसका रॉ, अभी आप देखेंगे इसका रॉ मटेरियल जो हाइड्रोजन वगैरह है वो बहुत उपलब्ध है, यूरेनियम बहुत कम होता है। दूसरा, इसका जो वेस्ट होता है ये क्लीन फ्यूल है, इसका वेस्ट रेडियो एक्टिव नहीं होता, तो ये नुकसानदेह भी नहीं है। बहुत कम चीज लेकर, और जिसको ले रहे हो वो भी खूब मौजूद है, उसको लेकर आप ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो क्लीन एनर्जी है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कम में ज्यादा फायदा बिना किसी डेंजर के। तो ऐसा करने के लिए काफी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन अभी आज की डेट तक न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर हम काबू नहीं पा पाए हैं। जैसे ही कभी खुदा न खास्ता ऐसा कर लिया, तो जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, कंट्री, जिले, कस्बे, गांव, देहात, जो भी, वहां बिजली की समस्या नहीं रहेगी, इतनी बिजली की प्रचुरता हो जाएगी, अगर ऐसा भविष्य में जल्दी ही हो जाता है तो। एनीवे, ये कोई 2 साइकिल दिखाइए, इसको घोंट लीजिए। पहले को बोलते हैं प्रोटॉन साइकिल, इसको याद कर लीजिएगा, याद ना हो पाए तो नाम समझ लीजिए, क्योंकि एक बार आया था ये, लेकिन अब ये इतना भयंकर रटन हमसे तो याद नहीं हो पाता इतना। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते तो छोड़ के मुद्दा समझ लीजिए। एक साइकिल है प्रोटॉन साइकिल, और एक बोलती कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, या नाइट्रोजन होगा ये। तो ये कार्बन
नाइट्रोजन साइकिल, ये 2 साइकिल होती हैं, नाइट्रोजन साइकिल, और दोनों से क्या होता है, फ्यूजन की है। ये दोनों ही जो रिएक्शंस होती हैं, दोनों से न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकलती है। सन में ये दोनों रिएक्शंस बराबर मात्रा में होती हैं। सूरज की बात कर रहे हैं, चलिए आगे की बात कर लेते हैं, इसी में समझा देते हैं। टेम्परेचर जो सन का होता है वो काफी ज्यादा है, 2 × 10⁶ केल्विन। दोनों प्रोटॉन या कार्बन नाइट्रोजन साइकिल इक्वली होती हैं, जनरेशन करती है जो एनर्जी का। तो सूरज में ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और प्रोटॉन नाइट्रोजन दोनों साइकिल बराबर होती हैं। लेकिन स्टार्स में, तारे जो कि सूरज से भी ज्यादा गर्म है, स्टार्स हॉटर देन द सन, वहां पर आप क्या देखेंगे कि देयर एनर्जी फ्रॉम द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल से लेते हैं। उनकी एनर्जी में जो मेजर रिएक्शन होती है वो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होती है, जो गर्म होते हैं सूरज से भी। स्टार्स हॉटर देन सम, और कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो सूरज से कम गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं। उनके अंदर प्रोटॉन साइकिल से एनर्जी निकलती है, क्योंकि प्रोटॉन साइकिल कम टेम्परेचर पर परफॉर्म की जा सकती। कम का मतलब है कार्बन नाइट्रोजन की अपेक्षा, ऐसे कम नहीं। तो इस वजह से वहां पर आपको जो कोल्डर होते हैं सन से, कोल्डर तो क्या बोलोगे, लेकिन कम हॉटर होते हैं, वो कोल्ड कहाँ, वो तो हॉट ही हॉट चल रहा है। तो वहां पर आपको साइकिल मिलती है, प्रोटॉन साइकिल। ये बात भी आप समझ गए होंगे। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन मैंने बताया था कि 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, आप कुछ जुगाड़ करके 2 को एब्जॉर्ब करते रहिए तो कंट्रोल कर पाएंगे, उससे आप एनर्जी ले पाएंगे आप, है ना। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये समझ लेते हैं मोहब्बत से। न्यूक्लियर फिजन में क्या है, हियर ए हैवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट अप, टूट जाता है 2 छोटे न्यूक्लाई में, नियरली कंपेरेबल मासेस, यानी जो टूट होती तो लगभग बराबर की टूट होती है, आसपास की। जबकि यहां क्या होगा, 2 लाइटर न्यूक्लाई कंबाइन कर जाते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक। ये क्विक प्रोसेस है। जो न्यूक्लियर फिजन है वो झट से हो जाता है, एटम बम भड़ से फूट जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आपने प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल देखी थी, बहुत रिएक्शन लिखी थी, तो इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि हमारा न्यूक्लियर फिजन क्विक रिएक्शन है, प्रोसेस है। न्यूट्रॉन्स यहाँ पे लिंक पार्टिकल है, फिजन की बात करें, फिजन में न्यूट्रॉन हमारा लिंक पार्टिकल होता है, जबकि ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोटॉन लिंक पार्टिकल है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया। अब आपको देख लिया, न्यूक्लियर फ्यूजन में पढ़े लिखे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सा लिंक पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। अब जिन्होंने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है, वो न्यूट्रॉन पर टिक कराए, और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनकी तो बात करना बेकार ही है, जो होगा अच्छा होगा। तो आप समझ पाए कि यहां पर प्रोटॉन लिंक पार्टिकल होते हैं इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत अच्छा। ये जो वेस्ट होता है ये हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है न्यूक्लियर फिजन में, जैसे मैंने बताया, कहानी समझाई। इनका जो हार्मलेस होता है, जो वेस्ट निकलेगा फ्यूजन में, क्लीन फ्यूल माना जाता है। कोई भी वेस्ट ऐसा नहीं होता जो हार्मफुल हो ह्यूमंस के लिए या किसी के लिए। द स्टॉक इज फिजनेबल फ्यूजन इज लिमिटेड। यूरेनियम हमारे पास लिमिटेड है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड स्टॉक है। जबकि यहां पर प्लेंटी स्टॉक है, हाइड्रोजन की जरूरत है जो बहुत उपलब्ध है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो काफी है। अगर इस पर हम काबू पा जाएं तो भर भर के हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर बेटा आपका एक एक चीज मधुर भाषा में 2 घंटे से भी कम में मैंने आपको समझा दी। जाने से पहले याद दिलाऊंगा कि फिजिक्स अगर आपके स्कूल के टीचर की आपको समझ में नहीं आ रही, आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, तो तुरंत द्रोणा 2.0 में मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरी लाइव क्लासेस होती है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, मैंने खुद रिकॉर्ड किए, किसी टीचर से नहीं करवाएं कि अगड़म बगड़म बक के निकल जाएं, पूरा एक्सप्लेन करके। साथ में आप देखें तो लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज के भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्कशीट मिलेगी जो कि फुली सॉल्व होगी। यानी ये पूरा पावर पैक्ड पैकेज है, और आने वाले कुछ दिनों में, 20-25 दिनों में, इसके अंदर एमसीक्यू के वीडियोस, असर्शन रीजनिंग के वीडियोस, केस स्टडी के वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, करके इसके अंदर डालूंगा। तो ये द्रोणा 2.0 पावर पैक्ड हो जाएगा।
जो भी आप मतलब ये इतना है कि आप इससे पढ़ेंगे अगर आप बाकी सारे मटेरियल के बाद 97% आपके आ जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं, किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आ जाएंगे। दूसरा कोर्स है जो फोकस करता है क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चंस जो बेसिक लगाने जरूरी ही हैं, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो कोर्स है, वीडियोस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के वीडियोस, इतना तो लगाए बिना कुछ कर ही नहीं सकते, अभी तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इन क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं तो 12th संपूर्ण आपके लिए है। इसमें 771 क्वेश्चंस हैं या 771 के क्वेश्चन के वीडियोस हैं, एक क्वेश्चन का एक वीडियो, इसको लगाए बिना काम नहीं बनेगा। और द्रोणा में तो ये चीज है ही, द्रोणा में तो सब कुछ है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी एक बड़ा सुंदर ऑफर चल रहा है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये लेने के बाद, लगाने के बाद कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसके स्टोर सेक्शन में बेटा जाइएगा, वहां आपको द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप लीजिए, हेल्प लीजिए और शानदार प्रदर्शन कीजिए। ये वीडियो बनाने में काफी मुझे मेहनत लगी है, मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम समय में सब चीज और इजी भाषा में, इंटरेस्टिंग भाषा में मैं आपको सिखा सकूं। अगर आपको ये हार्डवर्क अरविंद सर का पसंद आया है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वाकई इससे फायदा मिला है, मजा आया है आपको, एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट जरूर डालिएगा। उस कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए, तो मुझे भी जोश मिलेगा, अल्टीमेटली अच्छे कंटेंट मिलेंगे, अच्छे वीडियो बनेंगे तो आपको तो फायदा हो गई है। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड लक टू यू, बाय।